मतलब आर्मी का जो आप हिस्सा रहे हैं 3 तरीके से रहे हैं, एक बेटी के तौर पर, एक पत्नी के तौर पर और ऑफ कोर्स अब आपका बेटा भी आर्मी का हिस्सा है। तो तीनों में क्या रोल आपको सबसे अच्छा लगा और क्या था जो आपको लगा कि सबसे चैलेंजिंग? सबसे ज़्यादा जो इजी रहा और जिसमें से मैं एंजॉय करा है, उंगली पकड़ के तूने so उसको मेरे को एज एन आर्मी मैन एक्सेप्ट करना बहुत मुश्किल लग रहा है। वन थिंग अबाउट जनरल पांडे विच आई मस्ट से कि लेफ्टिनेंट जनरल देवेंद्र प्रताप पांडे, अति विशिष्ट सेवा मेडल, विशिष्ट सेवा मेडल। जो अगर किसी को सीखना वो ये है कि कहीं भी जहाँ आप हो, अगर आप कुछ चेंज कर सकते हो, पॉजिटिव चेंज, यू मस्ट डू इट। जिससे कि मार दो उसको, मार दो उनको, पक्का मारेंगे। आप मारोगे? If I talk about the incident which I feel has left a mark in the psyche of everyone, तो वो है जो तिरंगा कश्मीर में 15 अगस्त 2021 को जो फहराया गया था। Because of his so many tenures in Kashmir, so he has seen Kashmir changing, and I have seen him changing with Kashmir. तो वो जो आपका टेन्योर था सर के साथ वहाँ पर, वो कैसा था? पहले हम जाते थे, यस टू बी फियर, को सड़कें खाली दिख रही हैं, आपको अचानक कभी भी बंद हो जाएगा, आपको ये नहीं पता कि कहाँ से कोई अटैक आ जाएगा। अब हम जाते हैं तो कोई नहीं है, अच्छा लगता है। श्रीनगर में भी ट्रैफिक जैम है, ये पहली लड़ाई थी जो कि टेलीविज़न पे ही चल रही थी। एंड एज एन आर्मी वाइफ आई कैन टेल यू इट इज़ वेरी वेरी ट्रोमैटिक. It might be very good for the TRPs of the television, but it doesn't do good to the families. जो हमारे आर्मी वहाँ स्कूल्स गुडविल जो सद्भावना के अंडर चल रहे हैं, दे आर कॉल्ड आर्मी गुडविल स्कूल। तो मैं एक रूम में गई जिसमें बच्चे स्पीच डिसेबिलिटी वाले थे, तो टीचर उनको स्पीच के बारे में बता रही थी कि हाउ टू स्पीक। तो वो जो टीचर थे उन्होंने अपना पूरा फेस, बिकॉज द रिलीजन उनका डिक्टेट करता है कि आपको फेस कवर करके रखना है, तो वो बच्चा देख नहीं पा रहे थे, वो बच्चे वो ऐसे और भी इश्यूज़ थे, तो उनको ग्रास्प करने में प्रॉब्लम आ रही थी। और सो हमने प्रिंसिपल को बताया कि मैम आप ना ज़रा ये जब स्पीच वाली क्लास हो तो मैम को बोलिएगा कि थोड़ा फेस बच्चों को दिखाएं ताकि वो आपका एक्सप्रेशन समझ पाए और लिप्स मूवमेंट को रीड कर पाएँ। तब जब बात 2 दिन बाद पेपर में आना शुरू हुआ तो इस तरह आ गया कि आप बोल रहे हैं कि हिजाब निकालिए, आप चेहरा दिखाइए। लड़कियों से पूछा गया कि भी क्या हो रहा है, तो बोलते कि मैम ये रोज़ हमें धमका रहे हैं कि आप आर्मी बेस में क्यों जा रहे हैं। तो हम मिले, अब हम 20 साल के बाद मिल रहे हैं अब। तो जब वो लड़की उस टाइम वो मतलब आई थिंक उसे 5-6 महीने हुए थे शादी के जब शी लॉस्ट हर हस्बैंड, तो वो इनके गले लगी, वीर जी आए मेरे, तो वो कभी यहाँ बैठाए ने, आप ये बैठो, यहाँ खिलाएंगे, उनकी सेवा की, ये मेरा भाई आया है। सो दिस इज़ द बॉन्डिंग विच वी डेवलप इन आर्मी। तेरी मिट्टी में मिल जावा गुल बन के मैं खिल। क्या कभी आपको डर भी लगा? लेकिन वो ऑफिसर यूनिफॉर्म में आए और मैंने उसको देखा, शायद मेरे चेहरे का एक्सप्रेशन में, तो आपके मन में इतने तरह के ख्याल उस 2 सेकंड्स के अंदर गुजर गए। और उसने भी मेरे चेहरे के हाव भाव देखे, उसने कहा नहीं मैम सब ठीक है, सर इज़ फाइन। खानी सूट के अंदर और इतनी बड़ी उनकी दाढ़ी बढ़ी हुई, उतने बाल बढ़े, जो भी उसकी वहाँ रिक्वायरमेंट रही होगी। तो पहले तो हमें भी लगा कि कौन सामान उतार के हमारे घर के जब चले आ रहे थे वो गेट एंटर confused हो गए थोड़ा होंगे कि सा ये कौन हमें है? लगा कि कौन है, बट नेचुरली हमने तो पहचान लिया। लेकिन मेरा बेटा बिल्कुल ही चिपक के जाए ना इनके पास। जो फौजी पत्नियां होती हैं, आर्मी वाइफ्स होती हैं, उनकी भी कोई ऑफिशियल ट्रेनिंग होती है? Yes, there's a proper grooming which goes. At least we are from that generation की आर्मी वाइफ मीन्स सारी। आर्मी वाइफ्स के लिए जो आप जितना एंजॉय करते हो, लोग हमें उतना प्रेयर करते नहीं देखते हैं जितना हम प्रेयर भी करते हैं। तू सब जानदा है मैं छੱਡ नहीं सकती तेनू। These फौजीज are different. ये बहुत अलग मिट्टी के बने हैं। मेरी ज़मीं महबूब मेरी मेरी नस नस में तेरा इश्क बहे। फौजियों की बहादुरी के किस्से आपने सुने होंगे, उनकी शहादत को सलाम भी किया होगा, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि किसी फौजी की माँ, बहन या फिर पत्नी पर क्या बीतती होगी जब वो देश के लिए अपना सब कुछ, यहाँ तक कि अपनी जान भी न्यौछावर करने के लिए तत्पर रहते हैं। आज के हमारे पॉडकास्ट की खास मेहमान हैं उषा पांडे मैम। वो खास इस मायने में है कि उन्होंने 1 नहीं 2 नहीं बल्कि 3 जनरेशन फौजियों की ज़िंदगी को जिया है।
कभी बेटी के तौर पर, कभी पत्नी के तौर पर और अब एक माँ के तौर पर। इतना आसान नहीं है ज़िंदगी को जीना। क्या दुश्वारियाँ हो सकती हैं, क्या कठिनाइयाँ हो सकती हैं, साथ ही साथ क्या ऐसी चीज़ें हैं जो उन्हें औरों से अलग बनाती हैं। ये सारी चीज़ें वो आज के हमारे इस पॉडकास्ट में हमारे साथ आपके साथ शेयर करेंगी। बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका। थैंक यू सो मच प्रियंका फॉर इनवाइटिंग मी। देखिए मैम, जो कि फ़ौजियों की जो ज़िंदगी होती है, खासकर उनका जो परिवार होता है, उसके बारे में बहुत सारी बातें होती हैं, बहुत फैसिनेटिंग लगती है लोगों को। क्या कभी आपको डर भी लगा? लेकिन फैसिनेशन के बारे में हम बात करेंगे, अच्छाई जो होती है वो भी बात करेंगे, लेकिन जो एक डर भी आता है इस ज़िंदगी के साथ, तो आपको कभी ऐसा लगा, कोई ऐसा मोमेंट? प्रियंका, ये आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। जो फ़ौजी लाइफ है वो बहुत अलग है। जी। और ज़्यादातर जो हमारे सिविलियन फ्रेंड्स हैं उनको सिर्फ एक उसका पहलू नज़र आता है कि हमारे यहाँ खूब पार्टीज़ होती हैं, खूब इंजॉय करते हैं, खूब ट्रैवल करते हैं, ये सब चीज़ें नज़र आता है। लेकिन जो कुछ ऐसे पल, कुछ ऐसे लम्हे जो एक फ़ौजी फैमिली गुजारती है या जिससे गुज़रती है, वो शायद हमारे को ये ट्रेन किया जाता है, हम उसको पब्लिक भी नहीं करते हैं। लेकिन Right. बहुत सारे ऐसे मोमेंट्स आते हैं आपकी ज़िंदगी में जब आप बहुत सहमे से भी होते हैं, आप तरह तरह की चीज़ें सुनते हैं और बॉर्डर पे कुछ लड़ाई होती है, थोड़ी सी भी लड़ाई तो बड़ी दूर की बात है, अगर उथल पुथल भी होती है तो आपको लगता है कि आपके फैमिली के या आपके नोन लोग भी अगर वहाँ हैं तो उनके लिए भी आपके मन में एक डर सा बैठा होता है। एंड जब वो चीज़ें जब होती हैं तब आता है हमारा आर्मी का जो रियल रोल, दैट इज़ अ सपोर्ट सिस्टम। कि जब आप इन चीज़ों से गुजर रहते हैं, ऐसे इमोशंस के, तो पूरी यूनिट हमारी एक साथ हो जाती है, हमारी फैमिलीज़ एक साथ हो जाते हैं, क्योंकि हम स्ट्रॉन्ग हैं, क्योंकि हमारे हस्बैंड्स वहाँ हैं, तो उनकी स्ट्रेंथ बन के हमें रहना है, उनकी कमज़ोरी नहीं बनना है। तो हमारे Very जितने भी फ़ौजी ब्रदर्स, और अब तो गर्ल्स भी आर्मी में आ रही हैं, तो आई शुड से विद ग्रेट प्राइड दैट आवर डॉटर्स ऑफ द आर्मी आर ऑल्सो देयर इन द फ्रंट लाइन। सो व्हेन दे ऑल आर बैटलिंग दोज थिंग्स, सो देन वी एट पी स्टेशन जो हम पीछे बैठे हैं, तो हम एक दूसरे का सपोर्ट सिस्टम बनते हैं, एक दूसरे के साथ वक्त गुजारते हैं, कोई एक दूसरे का हेल्प करना, ये हमारी पार्ट ऑफ ट्रेनिंग होती है। राइट। तो ऐसे लम्हे आते हैं। जैसे मेरे को, आपको अगर मैं एक इंसिडेंट बताऊं तो हम शाहजहांपुर में थे, एंड दिस मस्ट बी इन 96 हम 3 years वहाँ रहे, एंड आवर यूनिट वाज डिप्लॉयड, दे हैड गॉन टू J&K। उस टाइम आपको पता है 90s में J&K सिचुएशन क्या थी। तो जब वहाँ गए थे, और उस टाइम कोई मोबाइल्स नहीं, कोई टेलीफोन्स नहीं, तो हम लोगों को आधी चीज़ें तो पता ही नहीं होती थी। लेकिन हो क्या रहा, बस इतना हमें पता है कि वो सिचुएशन में है, वहाँ डिफ़िकल्ट प्लेसेस है, तो हमारे सीनियर्स हमें बता देते थे कि भाई सब ठीक ठाक है या सब ऐसा है, तो हम लोग उस चीज़ को मान के चलते थे। पर डे टू डे हमारे पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं होती थी। सो यू हैड टू लिव। बहुत मुश्किल है। और मैं अपने हस्बैंड से 9 months के बाद, मतलब वो छुट्टी आए थे, मेरा बेटा उस टाइम 1.25 साल के आसपास का था, तो इतनी लंबी छुट्टी, टाइम के बाद छुट्टी आना, तो पहले तो बच्चे भी पहचानते नहीं हैं कि ये पापा है, ये कौन आ गए हैं। और उस टाइम जब मुझे याद है, एक ऑफिसर, हम घर में अपना नॉर्मल रूटीन कर रहे थे, और वो ऑफिसर यूनिफॉर्म में आए, और मैंने उसको देखा, शायद मेरे चेहरे का एक्सप्रेशन में समझ नहीं पाई ये क्यों आए मेरे पास, और वो किसी और यूनिट से थे, ब्रिगेड से आए थे। तो आपके मन में इतने तरह के ख्याल उस 2 seconds के अंदर गुजर गए, और उसने भी मेरे चेहरे के हाव भाव देखे, उसने कहा नहीं मैम सब ठीक है, सर इज़ फाइन, एवरीथिंग इज़ फाइन, मैं आपको कोई और मैसेज देने के लिए आया था। और वो क्योंकि हमारे नेबर्स में थे, तो अचानक उसने आया और मैसेज दिया। लेकिन वो जो आपको एक अंदर से जो डर जो आप कह रहे हैं वो रहता है, बिल्कुल। लेकिन आपको फिर वो आर्मी की जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन है, वो आपको उसको कैसे ओवरकम करना है और उसमें से कैसे निकलना है वो भी सिखाती है। तो ये जो आपने बताया कि बच्चे कई बार पहचानते नहीं हैं फादर को, तो कभी कुछ ऐसा कोई किस्सा आपने भी फेस किया हो? हाँ बिल्कुल, मैं अपने बेटे का ही बताती हूँ कि जब ये J&K में थे, और जिस तरह के माहौल में रहे होंगे, हमने कभी ज़्यादा जो ये लोग अपने ऑपरेशनल काम करते हैं, तो एज वाइफ वी डोंट आस्क देम, मतलब वो उनका एक ऑपरेशनल काम है, वो
हमारे लिए उसको जानना ज़रूरी नहीं है और ना जानना चाहिए भी। लेकिन जब वो आए और हमने उनको देखा वो पठानी सूट के अंदर और इतनी बड़ी उनकी दाढ़ी बढ़ी हुई और इतने बाल बढ़े, जो भी उसकी वहाँ रिक्वायरमेंट रही होगी, तो पहले तो हमें भी लगा ये कौन सामान उतार के हमारे घर के जब चले आ रहे थे वो गेट आप तो एंटर confused हो गए होंगे थोड़ा कि ये सा कौन हमें है लगा ये? कि कौन है, बट हमने तो पहचान लिया। लेकिन मेरा बेटा 1.25 साल के आसपास रहा होगा और वो तो बिल्कुल ही चिपक के जाए ना इनके पास। वो फिर हमने उनको बोला कि आप प्लीज़ अपना दाढ़ी वाड़ी शेव करिए ताकि बच्चा आपको पहचाने एंड ड्रेस। तो उसके बाद थोड़ा टाइम लगा, पर होता है बच्चा, बच्चों के लिए थोड़ा मुश्किल होता है स्पेशली टेंडर एज में I know. टू गेट फेमिलियर विद बिकॉज दे आर नॉट यूज टू हिम। वो अचानक एक आदमी एक मतलब स्ट्रेंजर आ जाता है आपकी ज़िंदगी में कि कौन है, फिर थोड़ा टाइम अब लगता देखिए ना है। कितना आपने जो भी बातचीत में एक वर्ड यूज किया स्ट्रेंजर, हम्म, मतलब अगर बच्चा अपने पिता को स्ट्रेंजर समझने लगे तो क्या कर सकते हैं, लेकिन जॉब की रिक्वायरमेंट जॉब की रिक्वायरमेंट है और वो जी। बहुत कम, और बहुत जिनके टेन्योर्स फील्ड में कटते हैं तो उनकी सेपरेशन बहुत होती है। तो कभी वो 6 महीने बाद छुट्टी में आ रहे हैं, कभी 9 महीने बाद छुट्टी आ रहे हैं। तो वो जो बच्चे जब ग्रोइंग एज में हैं, दे आर नॉट सीइंग देयर फादर रेगुलरली। राइट। सो उसमें वो बीच बीच में आ रहे हैं, देन दे कम ओनली फॉर वेरी शॉर्ट लीव। एज एन ऑफिसर्स यू डोंट गेट दैट मच लीव एज अ GSU एंड ORs आर गेटिंग। तो इनकी छुट्टियां कम होती हैं अगर फील्ड एरिया से आते हैं। तो वो सिर्फ 10 दिन 5 दिन आपके साथ टाइम स्पेंड करके फिर वापस चले जाते हैं। तो उस टाइम में उतना बॉन्डिंग होना, बट जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं 6-7 समझने तक आते हैं, देन दे अंडरस्टैंड एंड दे एक्सेप्ट इट। आपने एक वर्ड यूज़ किया था अभी कि हम लोग की जो आर्मी में ट्रेनिंग होती है, तो देखिए ये तो आम लोग को पता है कि जो भी फौजी होते हैं उन सबकी ट्रेनिंग होती है। तो क्या आर्मी की जो मतलब कैसे जो फौजी पत्नियां होती हैं या आर्मी वाइफ्स होती हैं, उनकी भी कोई ऑफिशियल ट्रेनिंग होती है या काउंसलिंग होती है? कैसे कैसे ग्रूम किया जाता है, इसके लिए कैसे तैयार किया जाता है? एक्चुअली ट्रेनिंग इस तरह नहीं, कोई स्ट्रक्चर नहीं है, कुछ नहीं है, बट यस देयर इज़ अ प्रॉपर ग्रूमिंग विच गोज़। और वो ऐसा नहीं है कि मैं आपको बैठ के कोई क्लास ले रही हूँ या मैं आपको कोई नोट्स दे रही हूँ कि आपने ये पढ़ना है। So it is just that the army wives, or in fact it is applicable to all the 3 services, कि when they get married as a young bride you come, और आपका day 1 से ही आप वो चीज़ें आसपास बहुत अलग महसूस करते हो और बहुत अलग लाइफ है एक सिविल लाइफ से। बिकॉज लाइफ का अलग होना भी अंडरस्टैंडेबल है, बिकॉज आर्मी का, एयरफोर्स का, नेवी के फंक्शंस ही अलग हैं, उसका Okay. रोल ही अलग है। तो नेचुरली जब आपके हस्बैंड्स का रोल ही अलग है, उनका जॉब रिक्वायरमेंट अलग है, तो एज अ वाइफ ऑल्सो योर रोल बिकम्स वेरी डिफरेंट। सो एज अ यंग ब्राइड व्हेन यू कम टू आर्मी यू स्टेप इनटू द मेस, यू सी थिंग्स देयर। बहुत हर चीज़ का एक डिसिप्लिन होता है, हर चीज़ का एक करने का तरीका होता है। तो आप अपने सीनियर्स को देखते हैं कि वो किस तरह उठ रहे हैं, किस तरह बैठ रहे हैं, किससे कैसे बातचीत करें, कहाँ क्या पहन के जा रहे हैं, कहाँ किससे कैसे बात करनी है, किसको कैसे रिसीव करना है। ये छोटी छोटी चीज़ें आप देखना शुरू करते हैं। नाउ इट ऑल्सो डिपेंड्स कि आप कितना सीखने के लिए तैयार हैं। सिखाने के लिए तो बहुत है और सीखने के लिए भी बहुत है, लेकिन आर यू रेडी टू इम्बाइब दोज थिंग्स एंड लर्न दोज थिंग्स? सो दैट इज़ वेयर द डिफरेंस कम्स कि आप ऑल द आर्मी वाइफ्स व्हेन एवर दे आर यंग ब्राइड्स, हम सब एक प्लेटफॉर्म पे टेढ़े मेढ़े जैसे भी आए, यू नो, टोटली नोविस, I know. totally innocent, and then suddenly you get married. एक तो marriage का बोझ, because you're just married, and then army. But the army beautifully grooms you to become a very elegant, sophisticated lady. From a young girl, you become a lady. That is what I say. ग्रेट। चूँकि आपने कहा कि आर्मी की जो लेडीज़ होती हैं उनका एक अपना स्टाइल होता है, अपना एक तरीका होता है, और एग्जैक्टली जो आपने बिल्कुल एक्यूरेट वर्ड यूज़ किया कि वो ग्रेस आता है। साड़ी की अगर हम बात करें, बिकॉज अभी भी आप बहुत ही सुंदर, बहुत ही अच्छी साड़ी आपने पहनी हुई है, Thank you. तो क्या साड़ी और आर्मी वाइफ्स को एक साथ, मतलब ऐसा लगता है कि दोनों को अलग करके नहीं देख सकते हैं? Yes, at least we are from that generation ki army wife means sari. Right, yeah. I mean, she'll always be draped in very beautiful, elegant saris, and that's a very formal dress for us. Okay. तो जब हम ग्रो कर रहे थे अपने हस्बैंड्स के साथ आर्मी में, तो कई बार हम पूछते थे कि अब यहाँ क्या पहनना चाहिए। हमारे आर्मी में ये बड़ा कन्फ्यूजन रहता है कि पहनना मतलब यू हैव टू बी अप्रोप्रिएटली ड्रेस्ड इन द सिचुएशन। सो वी यूज्ड टू एज यंग ब्राइड्स कीप आस्किंग, अजी कल का ये फंक्शन है, इसमें क्या पहनना है। सो आई रिमेंबर आवर सीनियर्स टेलिंग अस कि वेन एवर द हस्बैंड इज़ इन अ यूनिफॉर्म एंड ही इज़ इन हिज फॉर्मल्स, फॉर यू इट इज़ साड़ी, यू विल नेवर गो रॉन्ग। तो मतलब यू विल नेवर बी आउट ऑफ प्लेस।
and there are certain events you can wear little casual stuff also. But so that is the image that we have grown, that uniform the men is donning, then the lady has to be in a beautiful sari. राइट बिल्कुल थोड़ा सा मैं चाहूँगी कि हम लोग इसमें डिटेल में भी बात करेंगे। अच्छा, ये जो आपने बताया था अभी कि कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आती हैं और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पे भी हम ज़रूर जानना चाहेंगे कि किस तरह के काम करते हैं, लेकिन क्योंकि जिस पे ज़्यादा लोगों को इंटरेस्ट हो, जो आपने बताया कि पार्टीज़ बहुत पॉपुलर होती हैं और आपने बताया अभी हम लोग पार्टीज़ करते हैं, तो कई लोग कहते हैं कि अरे हर वीकेंड पार्टी होती है, तो इज़ इट सो? नहीं, इतना वीकेंड पार्टीज नहीं होती है. नो, आर पार्टीज आर ऑल्सो व्हाट आई शुड से, देर आर formal parties. Okay. So there are I mean those parties are not what people do imagine कि वहाँ जाके सिर्फ आप मौज मस्ती. वहाँ भी you have to be properly dressed up, you have to sit and talk properly, the food has to be eaten in a particular manner. So that is also a party. But for I think a civilian party means all like going to a club or a pub and just singing, dancing and getting drunk. No, that is not the parties for us. So there are many formal occasions where we go and we have to behave in that manner. Then we have some casual evenings also at home. So where you call people, or then you are probably going to your clubs and all those. You spend some casual. But every weekend, I don't think so it is possible for anyone to party that much, because there is so much work which people are there, and especially with the younger generation, younger girls who are coming, they all are also doing very well professionally in their life. So for them also to balance their professional personal life, I don't think so partying to that level will be there. But yes, there are parties, but then those are like, I'll tell you, whenever a young bride, newly wedded lady steps in, so उसका हम यूनिट में कैसे, जैसे घरों में पूजा पाठ करके उसका स्वागत किया जाता है, घर में वो पहली बार कुछ खिचड़ी बनाती है, हलवा बनाती है, खाना बनाती है, तो एक सेरेमनी की जाती है. तो इसी तरह आर्मी में भी whenever a girl comes in and it's the first, so we have a dining in for her. So she's formally dined in, so she has to introduce herself, then she's introduced to the complete unit, उनके seniors हैं, क्या है, ऐसे करके. That is her first welcome to the unit. So that also you can take it as a कि party कर रहे हैं. But that party is a formal where she's being welcomed. So इस तरह when an officers they finish their tenure, उनका 2-3 years एक जगह पे हो जाता है, they move out, so they're dined out, so they're given a farewell. So that is also a party for us. But yes, आर्मी की जो सबसे बड़ी ब्यूटी है कि हमारे पास जो भी थोड़ा टाइम मिले, जहाँ भी क्षण मिले, आप उसको एक जीना चाहते हैं और खुशी के पल उसमें बटोरना चाहते हैं. सो दैट इज वी कैन जस्ट गो फॉर अ पिकनिक, जस्ट द फैमिलीज ऑल्सो गो आउट ऑन पिकनिक, लेट्स गो आउट फॉर अ लॉन्ग ड्राइव, वो भी हमारे लिए हैप्पीनेस का मोमेंट है. सो दीज आर द पार्ट एंड पार्सल ऑफ आर्मी लाइफ. मैं एक्चुअली आर्मी में ही रही हूँ. फादर, माई हस्बैंड, माई सन इज ऑल्सो नाउ इन द आर्मी. सो this is the only life I have seen, and I must tell you, it's a beautiful life with all its challenges. It's the best life. I think if God asks me again next birth, I'll again love to be in the uniform or be married to a person who is in the uniform. आपके फादर भी आर्मी में रहे जी. 71 के वॉर में जो उन्होंने जिस तरीके से पाकिस्तान के छक्के छुड़ाए, वो सब चीज़ें भी हम चाहते हैं. हम थोड़ा बहुत आइडिया है हमें, लेकिन हम चाहते हैं कि आप हमारे दर्शकों को थोड़ा डिटेल में बताएं अपने फादर के बारे में. My father, Colonel Punjab Singh, he is a VRC from 1971 war, जो आपने बताया, पुंछ में उनकी यूनिट, एंड उनकी यूनिट है 6 सिख, which is one of the finest regiments and finest unit. And मैं इसलिए भी biased हूँ because वो मेरे father की यूनिट है. और उनकी यूनिट ये लोग पुंछ में थे 71 में, जहाँ सबको पता है उस युद्ध के बारे में मुझे ज़्यादा डिटेल में बताने की ज़रूरत नहीं है. That after that war which we had, Bangladesh was created. और उस टाइम के CEO थे, God bless his soul, हमारे रतन अंकल, जनरल रतन, he rose to become Major General. He got महावीर चक्र. और यूनिट में और भी हमारे ऑफिसर्स और JCOs जवानों को चक्रा सीरीज़ के मेडल्स मिले थे. They did exceptionally well. And my father was in Punch in a small post. और जहाँ तक मुझे जो डैडी का वर्जन तो हमें कभी पता चला नहीं, क्योंकि हर फौजी की बात है, वो अपनी बात नहीं बताते. हम कभी उनसे जानना भी चाहे तो उन्होंने कभी बताया नहीं. उन्होंने बस बेटा कुछ नहीं, हम बस ठीक है.
उस बात को वैसे ले गए। लेकिन जितना हमने थोड़ा बहुत पढ़ा उनके बारे में, जो बुक्स में लिखा गया है एंड ऑल दोस थिंग्स, सो जिस पोस्ट में वे थे उस पोस्ट पे काफ़ी देर तक अटैक चलता रहा पाकिस्तानियों का, और ये बहुत कम 40-50 के करीब लोग थे और उनके ऊपर कम से कम 200-300 लोगों का अटैक 2-4 दिन चला गया, विच दे सॉर्ट ऑफ डिफीटेड देम एंड दे स्टॉप द पाकिस्तानी टू टेक दैट पोस्ट। तो और भी चीज़ें रही होंगी जो उस दौरान हुआ होगा, और उसलिए ही गॉट VRC एंड देन देयर वर अदर हु गॉट विद हिम medals also. So I'm very proud of my father, and I wish he would have told his story. अपने पर फौजियों की ये बड़ी प्रॉब्लम है, वो अपनी बातें अपने आप नहीं बताते हैं, है ना, वो आपस में स्पेशली फैमिलीज को नहीं बताते लेकिन हैं। पूरा देश जानता है। हाँ, पूरा बिना देश बताए जानता है, विदेश लेकिन जानता वो आपस में हम जानना चाहें तो नहीं बेटा कोई बात नहीं, सब ठीक है। है। ये तो उनका रहा आर्मी वाला जो आप बता रहे हैं, लेकिन मैं अगर उनसे पूछूं कि एज अ फादर वो उनकी क्या खासियत थी या क्या ऐसी बात थी जो कि आपको हमेशा के लिए लगा कि आपके साथ रह गई? आई थिंक जो बच्चे की पर्सनालिटी और जब तक आप बड़े होते हैं, जो शेप होती है वो इनिशियल 5 years में जो कहते हैं कि हो जाती है, और उसमें आपके पेरेंट्स का रोल बहुत इम्पॉर्टेंट होता है कि वो आपको किस तरह का एनवायरनमेंट देते हैं, किस तरह का माहौल देते हैं व्हेन यू आर इन अ ग्रोइंग एज। एंड आई एम ट्रूली ब्लेस्ड टू हैव पेरेंट्स हु वे वेरी वेरी नर्चरिंग, वेरी वेरी नर्चरिंग, and they allowed me to do anything which I wanted to do. कभी उन्होंने रिस्ट्रिक्ट नहीं करा कि you cannot do this because you're a girl, you should not do this because of any other reason. So they said कि okay, you want to do something but you should know your strength and weaknesses. वो आप कोई भी काम करते थे वो हमसे पूछते थे, इसमें काम करने में ये आपकी रिक्वायरमेंट है और इसके अंदर ये चैलेंजेस आ रहे हैं, आर यू अप टू इट? सो दिस इज हाउ दे made us learn about ourselves, you know, and to know yourself and then probably go ahead in life. And I don't remember any incident where they must have stopped. I wanted to go on a picnic as a young child. I wanted to go out on a tour. Jaiye. You want to climb trees, you want to play games, you want to do anything, you carry on. And my father was very fond of reading books, and that is one thing I inculcated from him, because वो इतना books पढ़ते थे, उनको देख के हमें भी books पढ़ने का शौक। So I cannot imagine myself कि मैं कोई दिन एक कम से कम 3-4 pages ना पढूं। That is this thing, and they had given such a freedom to assert yourself, to grow. I mean, and we used to have a lot of discussions. So he used to encourage that. कोई भी हम लोग डाइनिंग टेबल पे हमारा, तो माई मदर समटाइम यूज्ड टू गेट इरिटेटेड कि उठो हमें अपना डाइनिंग टेबल क्लियर करना है, बट माई फादर एंड आई हैड 2 brothers, सो वी ऑल यूज्ड टू सिट टुगेदर, देयर यूज्ड टू बी वन और टॉपिक कुछ ना कुछ उठ जाता था, एंड देन वी यूज्ड टू स्टार्ट हैविंग अ डिस्कशन ऑन दैट. So that was a thing that has been nurtured, that you discuss, you debate, you know yourself, then understand your own strengths and weaknesses, then take up a work. And once you have taken that job, it has to be completed. It has to be done with full honesty and dignity or to that particular job. आपने किताबों का जिक्र किया, तो मैं अगर आपसे पूछूं कि आपकी कोई भी ऐसी 5 किताबें, 3 किताबें आप बताएं, हमारे साथ शेयर करें, जो कि हर किसी को पढ़नी चाहिए और लाइफ चेंजिंग कह सकते हैं. So, you know, at different ages, you enjoy different books. Agree. ठीक है ना, like when we were growing, हम जब छोटे थे, when we were growing up, so we enjoyed all this adventure, Nancy Drew, Hardy Boys, and Enoch Blyton, and हमारे time पे young age पे Tintin and all those things was there. But now that I am here, there are few books which definitely one refers back. Like I am enjoying reading the history of India. That is one book. I think it is this book is written by Roshan Dalal, and everyone should read, because in very brief, just I think उन्होंने 1000 years को शायद one paragraph में cover किया है. So it gives you an insight if you want to really know कि what are histories. उन्हीं की book है History of World, which is again very interesting. Now I am reading a book which is Indian Summer, very interesting. Again, probably I am more inclined towards history now. So this is again a book of how the partition has taken place and what all things were happening that time. So this is again a very interesting book. I enjoy reading
बुक्स ऑफ वेरियस ऑथर्स, उसमें मेरे को एडवेंचर वाली बुक्स भी बहुत अच्छी लगती हैं. एंड देन एक्चुअली माई मे बी नाउ दैट वन इज़ ग्रोइंग, सो आपका यू आर ट्राइंग टू रीड वैरायटी ऑफ बुक्स. So at time, so very simple books also, which are simple, easy read, जो आप वो भी पढ़ रहे हो. Like my friend has written a book, the Dalhousie Mystery. बहुत easy सी book है, पर बड़ी interesting लगी मुझे. So there are books like that. But then Devnath Patnaik, I enjoy his books. His books I have enjoyed. Amish Patel, उनकी जो books हैं, वो भी I enjoyed. उनकी जो books पढ़ी हैं, series हैं, Ramayana, Lanka and all, I really enjoyed that. तो अभी आपका टेस्ट जो लग रहा है, मुझे लग रहा है कि इट्स मोर इनटू हिस्ट्री एंड माइथोलॉजी. Mythology. I think now that you asked this question, so it made me think. So I think from that adventure and crime and everything, I have shifted probably this side. अच्छा, चूँकि बात हो रही थी फादर की, तो एक बहुत दिलचस्प किस्सा है जो कि मैंने आपसे जुड़ा हुआ, मतलब मुझे कहीं सुनने को मिला था. आपका जो नाम है शादी से पहले वो सिर्फ उषा था, जी. राइट? कोई सरनेम नहीं, कुछ नहीं, फिर बाद में चेंज भी हुआ. तो क्या कहानी है, क्या किस्सा है आपके नाम के पीछे का? जो हम कॉलेज यूनिवर्सिटी में गए, सो यूनिवर्सिटी में आई वॉज वेरी अमेज्ड बिकॉज हमारे पास जो स्टूडेंट्स, आई वॉज इन हॉस्टल, तो जिससे बात होती थी वो नाम से ही मुझे बताते थे, अच्छा ये उधर के हैं, ये ठाकुर्स हैं, ये ब्राह्मण्स हैं, ये इसके हैं, और ये इस जगह के हैं, और ये उधर के. तो मैं बोलती थी कितनी नॉलेज है इन लोगों को. दैट वाज फर्स्ट टाइम आई एक्चुअली स्टेड आउट ऑफ आर्मी इन द सिविल एटमोसफियर. तो मैं बहुत इम्प्रेस होती थी कि दीज पीपल हैव सो मच ऑफ नॉलेज. इनको सिर्फ किसी के नाम से पता चल जाता है ये कौन है, और मुझे तो पता ही नहीं चलता था. So they all, when I asked this question after 1 or 2 months, तो I was actually laughing stock. बोलते तुम्हें पता ही नहीं है कि क्या है, तुम्हारा नाम क्या है? I said my name is only Usha. बोलते but why, where is your surname? मैंने कहा मैंने कभी लगाया ही नहीं है, मुझे तो यही नहीं पता मेरा सरनेम क्या है. And I was in MSc. तो सर क्या आपको आपका सरनेम नहीं पता? ऐसे कैसे हो सकता है? सो देन आई गेव अ कॉल टू माई फादर. जब हमारा वो संडे कॉल होता था STD बूथ से, मैंने कहा डैड मेरा सरनेम क्या है? ही सेज कि आपको ये कहाँ से बात आई? तो मैंने कहा नहीं, ऐसे ही यूनिवर्सिटी में बात चल रही थी, तो उन्होंने कहा तो मुझे तो मेरा सन. ही सेज कि आपको सरनेम से क्या करना है? मैंने कहा नहीं, बट आई शुड नो व्हाट इट इज़ पीपल आर आस्किंग. सो माई फादर व्यू वॉज दैट इट्स योर नेम, इट्स योर आइडेंटिटी, यू हैव टू मेक दैट एज एन आइडेंटिटी. बाकी सब चीज़ें छोड़ो, आप अपनी पहचान खुद बनाओ. So people should know you by your name, and that is what you're doing. Rest, everything is immaterial. So that is how one has grown, you know, that, now that in hindsight, I look, my father was really very forward thinking man. मतलब हमारे को कोई जेंडर के लिए लड़ाई करना, उस चेक जो आज इतना फेमिनिज्म इस बात, वो तो हमारा पार्ट ऑफ ग्रोइंग था. So you have to maintain your identity as a person. It was not as a woman or a man, but make your own identity. Do find what you want to do. And of course, I did find out what my surname was there. But then when I got married, it was not something very big deal कि I adopted my husband's surname. It just didn't. It just was part of growing. Okay, like this is one phase. Then now I feel कि my surname will not take away my identity as a person. It's just that I've added a little more to me. So one more feather in my cap and one more responsibility added to me, and I take great pride in adding my husband's surname to me. And now I am Mrs. Usha Pandey, and people call me Mrs. Pandey. इंटरेस्टिंग. बट अभी तो आप देखते हैं कि बहुत सारी लेडीज़, कई बार ये आप मीडिया में भी देखते हैं कि बड़ा एकदम से हाइप हो जाता है कि सरनेम को लेके इशू हो गया है, और बहुत सारी लेडीज़ ऐसा कहती भी हैं. अब ऐसे जो यंग लोग हैं उनके लिए आपका मैसेज क्या होगा? I feel, yes, when a woman is trying to find a place for her in this men's world, and so she has to break some barriers and some glass ceilings, which they are doing well. और कई बार ये भी ज़रूरी होता है कि छोटी छोटी चीज़ों से छोटी छोटी चोट देनी होती हैं. तो ये एक छोटी चोट है, बट देन हमें वहाँ नहीं रुकना है. दैट इज़ नॉट योर नेम्स, as Shakespeare said, rose by any other day would smell still as sweet as ever. So it goes, आपकी आइडेंटिटी जाएगी नहीं. तो ये छोटी छोटी जो हैमर से आप उसको बार बार तोड़ रहे हैं, दैट इज़ रिक्वायर्ड. बट लेट अस नॉट फॉरगेट the main goal is to have
gender neutral, gender equality society. And fortunately we all are very blessed, and we are living in a time where things are changing fast and in favor of women. बट लेकिन वो सिर्फ 2-3% ही हैं जो इतनी एजुकेटेड हैं, इतना अपना नाम बना रहे हैं. वी हैव टू हेल्प आवर सिस्टर्स हु आर डाउन ट्रॉडन एक्चुअली, जो जिनके साथ है, तो उनके लिए नेम का इशू नहीं होगा. वो नेम विल नॉट मेक एनी. उनके लिए एजुकेशन, उनको एम्पावर करना विद वर्क, गिव देम द डिग्निटी दैट एज अ वुमन यू कैन डू दैट काइंड ऑफ प्राइड दैट हैज़ टू कम देयर. यस, एवरीथिंग इज रिक्वायर्ड, बट एक चीज़ पे लटक नहीं जाना चाहिए कि मतलब अटक ही गया उसके ऊपर कि अब नाम नहीं लेगा. इट्स नॉट लाइक आई डोंट फाइंड इफ माई नेम वुड, इफ आई पुट माई हस्बैंड्स नेम और डोंट, it will not make any difference. It will not make any difference to me as a person, to my thoughts, to my ideas, to my creativity, to me as an individual. I'll still remain the same. Yes, it becomes difficult for certain women because they have made their identity with a particular name before marriage. Right. So for them, maybe to go back and to time and have a husband's name attached. So every time they'll have to say, "Ki I am that person. I am that person." Yes. So it is. I don't think so. It is because of any other reason. It is just that their name before marriage has become more popular and more known, and it is easier for them to work with that name. But I will not make it as a ego issue that I will not have that. I think is not a good thing to do. But otherwise, I think it is a very minor thing that can be settled between husband and wife or the lady. तो फादर के बारे में तो हमने बात की, मदर का क्या रोल रहा आपकी लाइफ में? एक्चुअली जब भी आप मुझसे पूछ रहे हैं ना, तो मैं पहले बहुत आई लॉस्ट माई फादर इन 2020. सो ड्यूरिंग दैट 1 year, when one was very emotionally down, I used to think about my father a lot. And my growing time, I was very, very attached to my father. He is the one who shaped my whole personality. And I felt that, yes, he had so much influence. But once he was not there, तो मैं बैठी एक दिन सोच रही थी कि मेरी माँ कहाँ फिट इन होती है. मैं अपने फादर के बारे में, उन्होंने मुझे ऐसा सिखाया, बुक्स उन्होंने पढ़ना सिखाई, मैं उनसे डिस्कस करती थी, दोस काइंड ऑफ थिंग. एंड वी यूज्ड टू हैव लॉट ऑफ सॉर्ट ऑफ डिस्कशंस ऑन फोन ऑल्सो. आई वॉज वेरी कंफर्टेबल विद हिम. बट आई फेल्ट कि माई मदर वॉज लाइक एयर. वो दिखी नहीं हमें, लेकिन हर टाइम हमारे साथ थी वो. और उनके जो छोटे छोटे काम थे, हमारे यूनिफॉर्म वॉज रेडी, the food we always got on the table was hot, and she knew कि आज बच्चे ने ये खाना है. Her taking care of her books, everything was there. We were all right on time कि आज स्कूल जाना है, इतने बजे उठना है, गेम्स का टाइम है, ये जाइए, ये कपड़े पहने हैं. So those little things which I never knew till the time I started doing it for my own child, कि these were so important. ये तो जो हो रहा था, we thought magically ये चीज़ें अपने आप हो रही हैं. बट आई थिंक यही है, मतलब इसे आप आयरनी कह लीजिए या दूसरी तरफ देखे पॉजिटिव तरीके से खूबसूरती कह लीजिए मदर होने का, कि वो सारी चीज़ें इतनी फॉर ग्रांटेड ली जाती है ना मदर के साथ जो एसोसिएट होते हैं हमें. जैसे आपने कहा ना कि शी वॉज लाइक एयर, शी वॉज प्रेजेंट एवरीवेयर, बट उसका रियलाइज ही नहीं हो रहा था कि वो वहाँ पर है, उनकी और हमें कितनी ज़रूरत है, कितनी ज़रूरत है. एग्जैक्टली, सेकंड चीज़ वही आती है कितनी ज़रूरत है. और मेन बात वही है कि जो आपने बताया कि वो पता ही नहीं चलता, लेकिन जब आप बैठकर सोचते हैं तो फिर आपको पता चलता है कि भाई हाउ इम्पोर्टेंट शी इज़, एंड विदाउट हर यू कांट इवन think of your existence. We cannot. So I owe to both of them, and she is a person very hardworking. I think मैं अब सोचती हूँ कि माँ से मुझे क्या मिला, तो मेरे के अंदर माँ के जीन्स हैं जो आए हैं. And she is very, very hardworking lady, and very honest to the core. And मतलब we had a lovely childhood because of both my parents. So me and my brothers, whatever we are, we owe to both of them. And of course my grandmother was also there. We didn't see our grandfather, but grandmother also had a very important role to play in our life. So I think family का जो अच्छा माहौल रहा है. And there are many memories which come back. But yes, mother, I always, मेरी जो description माँ के लिए अब यही है कि माँ आप हवा की तरह थे, दिखे तो नहीं पर आपके बिना था नहीं, हर जगह थे आप. Very nice, very nice. आपके ब्रदर भी आर्मी में है? नहीं, my brother is not army. I lost my one brother also in COVID, and he was an engineer by profession, and the younger one, he is a banker. Okay, great. सो आप, चूँकि आपने बताया, अभी हमने बात की सर के बारे में बात की, तो क्या आपने ये सोचा था कि आप शादी भी करेंगे तो आर्मी में ही करेंगे?
एक्चुअली जब मैं एमएससी कर रही थी एंड नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट लेट 80s अर्ली 90s में, तो उस टाइम लड़कियों का ये बड़ा माना जाता था कि ग्रेजुएशन होगी, पोजेशन, अब उसके बाद शादी। तो उसी टाइम सब चीज़ें पेरेंट्स के बीच में चल रहा होगा, खैर हमें पता नहीं था। बट हमारे फ्रेंड्स एक दो क्लासमेट्स से उनकी मैरिजेस का प्रपोजल सेट हो गया, शादी। तो मैंने कहा इतनी जल्दी आप शादी कर रहे हो, अभी एमएससी ख़त्म करते ही आप शादी करेंगे? पहले तो हमें ये लगा, क्योंकि शादी वॉज नॉट देयर इन माई माइंड, बट दिस इज़ कि नहीं, शादी तो करनी है, जॉब तो कर ही लेंगे। So that was very easy for them. So I said, okay, it is so easy. One should get married because everyone was there. But then I just couldn't think of myself marrying anyone except a person in the uniform. Okay. I just thought कि मैं कैसे मतलब वही एक लाइफ देखी है आपने, अपने फादर को यूनिफॉर्म में देखा है। जब मेरी शादी हुई उस टाइम भी मेरे फादर सर्विस में थे, तो मुझे I think I wouldn't have been able to think of anyone else except a person in uniform. जी, फिर शादी कैसे हुई? So shadi was very interesting. People say that, are you happily married? मैंने कहा अब I am married and he is happy. So हमारी ये जोक है आपस में ये. But actually my father was posted in Meerut and my husband's unit had just come there and I was in hostel in Shimla. Okay. So I used to come down to spend my vacation with my parents here in Meerut. And their mess was somewhere where हमारा घर था उसके पास में ही था. So these officers also used to go to the office और हम अपने dog के साथ walk के लिए जाते थे with my another friend. And my husband also had a dog, a small Apso. And he used to be on the bike पे उसको पेट्रोल टैंक पे बिठाते थे and I used to take my dogs. This is हफ्ते में 2-1 बार तो ये इंसिडेंट होता ही था. And my dog was a Pomeranian, a very sweet, loving dog, very quiet. And their Apso was a typical notorious boy, so he used to be very snappy. तो वो जैसे ही वो बाइक उनके मेस की तरफ आना शुरू होती थी, वहीं से वो भौंकना शुरू होता था. एंड देन दिस माई लिटिल स्वीटी यूज्ड टू गेट डिस्टर्ब्ड. सो मुझे लगता था कि क्या कौन है ये जो मतलब ही कांट इवन टेक हिज डॉग प्रॉपर्ली, यू नो, एवरी टाइम. सो एक बार हो गया, 2 बार हो गया. सो वन डे आई गॉट वेरी डिस्गस्टेड. मैंने कहा, आई आस्क्ड माय फ्रेंड कौन है, मुझे पता नहीं, पता करते हैं कौन है ये. So that is how actually the first time of course I didn't see him because he was wearing a helmet, but I could recognize the bike and I still remember the bike number KCT 5321. That was the number of the bike. Yeah. And the Apso, uska naam Raja. So that was the 2 things, but I didn't see who was the bike rider. तो लगता है कि वो डॉग जो था Apso और बाइक बहुत ज़्यादा bike, yeah. So because वही visible थे तो हम देखते थे. But yes, we probably he also noticed or whatever. And the first time we met was that on Holi हम अपने, जैसे आपको पता, अपने यूनिट में जा रहे थे होली सेलिब्रेट करने के लिए. And he along with an officer came to our house and हम जैसे गाड़ी का वेट कर रहे थे जाने के लिए, फादर आ रहे थे, मैं और मेरे फादर खड़े थे, मदर सब, और ये अपनी बाइक पे उन फ्रेंड के साथ आए और ही जस्ट केम एंड ही विश मी हैप्पी होली मैम. सर को विश करा, माय फादर ही सेड हैप्पी होली सर, हमें हैप्पी होली मैम, और गुलाल लगाया और चले गए. एंड आई वाज आस्किंग माय फादर ये कौन है, इवन आई डोंट नो हु इज ही. बट सिंस इन आर्मी इट इज़ वेरी पोलाइट टू गो एंड विश एनीवन, and very politely, decently they came and wished. It's later on I came to know that this was the same bike and the same the bike rider was him. Okay. और फिर आपकी दोस्ती हो गई? फिर then we met and then 1-2 बार हम clubs में मिले for New Year. I was mostly in hostel and then he actually went to field area again, चले गए. I think 8-9 months के अंदर they had gone to तंगधार. So they पोस्टिंग वहाँ चले गए. तंगधार इट इज़ JNK में एक जगह है, वहाँ यूनिट चली गई थी इनकी. So that is how that, but the little brief interactions we had, but maybe like I was not I was not sure. I didn't think of him that way, but he probably had made up his mind to marry. So he had, instead of asking me, he asked my father first. So that is how it happened, and then of course फादर की तरफ से तो आई थिंक कोई ऑब्जेक्शन रहा नहीं? father didn't have any objection. He said it's your decision, if you both are happy, it's like that. So we got the blessings of the family. जी.
बहुत बढ़िया। आज चूँकि अब हमने जब अपनी बातचीत शुरू की थी, तो हमने बात की थी कि जो ये तो एक जो एस्पेक्ट है, जो लोगों को लगता है कि कितना सारी चीज़ें आती हैं, जो आर्मी के साथ आती हैं, पॉज़िटिव साइड, बट ऑफ़ कोर्स चैलेंजेस आर देयर। और इनफैक्ट मुझे कहना चाहिए कि शायद जितना चैलेंज किसी आर्मी ऑफ़िसर या आर्मी पर्सनल के लिए होता है, उससे भी कहीं ज़्यादा या फिर एटलीस्ट इक्विवेलेंट चैलेंज उनकी फैमिली के लिए होता है, पर्टिकुलरली वाइफ़ के लिए। तो ऐसे कोई मोमेंट आए जब आपको लगा कि नहीं, सबसे पहले तो कुछ ऐसे मोमेंट आप हमें बताएं जिसमें कि बहुत इंपॉर्टेंट मोमेंट थे आपकी लाइफ के, लेकिन जनरल पांडे वहाँ पर नहीं थे और आपको लगा कि नहीं, काश होते तो ज़्यादा अच्छा होता। एक्चुअली देर आर बहुत टाइम्स ऐसे होते हैं आर्मी वाइफ की लाइफ में, इनफैक्ट सबकी लाइफ में अप्स एंड डाउन्स आते हैं, बट इट बिकम्स मोर चैलेंजिंग फॉर एन आर्मी वाइफ बिकॉज शी इज़ अलोन व्हेन शी इज़ राइट। अलोन. So then you have to look after yourself, your children, your family, both sides of the family. And also अगर आप यूनिट में हैं तो यूनिट की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आपके पास होती है, तो वो आपको कंधे बहुत चौड़े करने पड़ते हैं, आपके बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज शोल्डर करनी पड़ती हैं. सो येस देर आर मैनी मोमेंट्स जब आप जब कई बार होता है कि छोटे छोटे जब हैप्पीनेस भी शेयर करनी होती है ना, या आपके और दुख भी शेयर करना होता है, इज़ नॉट अराउंड, और फिर वो लम्हे तो निकल जाते हैं, सो दैट इमोशंस ऑल्सो गो अवे. Like I will tell you, I was in Jalandhar SF and this was during Kargil. They all were deployed and हमारे I think 2-3 ब्लॉक छोड़ के we lost an officer, God bless his soul, and we lost him. और जब उनकी जब बॉडी वहाँ आई, so लेके आए, it is a very difficult time. जो उस टाइम के जो आज आप मैं बात कर रही हूँ तो अभी भी मेरे अंदर वो सारा सीन बिल्कुल दिमाग में आ रहा है कि जैसे वो लेके आए और जो उनके सेरेमनीज़ हुई, वो जो लेडी है उसको कैसे लोगों ने, उनके फ्रेंड्स जो थे, फैमिली आए, कैसे सपोर्ट किया उनका, और कितने कितने दिन तक मतलब आप उनके साथ रहे. सो इट बिकम्स चैलेंजिंग. लेकिन जो मैं फिर आपको बता रही हूँ, आर्मी इज़ अ ब्यूटीफुल ऑर्गेनाइजेशन. इतना सपोर्ट जो करती है ना, इतना सपोर्ट जो आप एक पल के लिए भी आपको अकेले, आपके जो डॉक्यूमेंटेशन है, आपके जो कागज़ पूरे करने हैं, इधर ऑफिस जाना है, दे आर देयर. एंड इमोशनल सपोर्ट के लिए आपके फैमिलीज़ हैं, फ्रेंड्स हैं, वो आपको अकेले, जब तक आप ठीक नहीं हो जाते, आपको लगता नहीं, आप खुद से नहीं कहते कि नो आई विल बी एबल टू डू, नो वन लीव्स यू. दे विल ट्राई टू सेटल डाउन यू. इफ़ यू आर वर्किंग, दे हेल्प यू कि अगर आपको जॉब कहीं और शिफ्ट करना है. इफ़ यू आर नॉट वर्किंग, यू वांट टू वर्क, दे विल ट्राई टू पुट यू इन अ प्लेस वेयर यू कैन वर्क. दे विल गिव यू अ ओपनिंग. कहीं ना कहीं तो आपको ज़रूर कोशिश करेंगे कि आप उस ट्रॉमा से निकले और इंडिपेंडेंट खड़े हों. सो द सपोर्ट ऑफ आर्मी एज एन ऑर्गेनाइजेशन इज़ ग्रेट. एंड उसमें जो आर्मी वाइफ्स का जो रोल है, people talk about ki what is this AWA. AWA used to be earlier called Army Wives Welfare Organization, which has been now renamed as Army Women's Welfare Organization. So people think कि क्या है, मतलब क्यों हमें करना है. Even our own young girls when they come, they says कि what is AWA about it. मैं कहती हूँ कि आपको जब तक चीज़ आपसे गुम नहीं होती है, छूट नहीं जाती है, लूज़ नहीं करते, आपको उसकी वैल्यू समझ में नहीं आती है. और ईश्वर करे कभी किसी को इस सिचुएशन में ना डले, सब ठीक ठाक रहे. नाउ दैट इज़ अ टाइम द आवा steps in and we support each other, hold each other's hand and helps the person to settle down. उनके बच्चों को सेटल करके चाहे वो काउंसलिंग के माध्यम उनको देना हो या उनको और भी any way they need any help, we are there. And so that incident, then there was another incident I like to narrate when my husband was commanding his unit और उनका ख़त्म हो रहा था कमांड और ये सब वापस आ रहे थे ग्लेशियर. ही कमांडेड हिज यूनिट इन सियाचिन ग्लेशियर. तो जब वो नीचे हम आए तो हमारे यूनिट में काफ़ी सारे यंग ऑफिसर्स आए थे जो कि साउथ इंडिया से थे. सो इन ऑर्डर टू मेक देम अंडरस्टैंड, ऐसे हो गया कि हमारी यूनिट पठानकोट थोड़ा 1 महीना रुक के फिर हमने आगे नेक्स्ट पोस्टिंग पे जाना था. तो दैट वाज अ ब्यूटीफुल टाइम. सो माय हस्बैंड सेड कि हमारे ऑफिसर्स को पता होना चाहिए कि उनके ट्रूप्स कहाँ हैं. हमारे जितने भी ट्रूप्स हैं, माय हस्बैंड इज़ फ्रॉम सिखलाई, सो मोस्ट ऑफ आवर बॉयज़ आर फ्रॉम पंजाब. तो इनको इनसे मिलाते हैं. तो हमारे जो उस टाइम, आई एम टॉकिंग अबाउट 2006 की बात है ये, उस टाइम वी हैड 22 मार्टाइज फैमिली. हमारी वीर नारियाँ 22 थी हमारे पास. तो हम
उन यंग ऑफिसर्स के साथ लेके उन 22 लोगों के घर पूरे पंजाब में 15 दिन में हमने मिले कि एक तो हम अपने उनसे मिलेंगे, उनकी कोई प्रॉब्लम है, कोई उनको देख भी आएंगे और कोई किस तरह की मदद भी कराएंगे, कुछ अगर हमारी ज़रूरत हो. सो इट वॉज सो गुड टू सी द फैमिलीज़, यू नो, ऑल 22 फैमिलीज़ डिफरेंट. पर एक जो फैमिली जो मुझे अभी तक याद है कि जब मेरे हस्बैंड की 2 साल की नौकरी होगी शायद, और उनके साथ वो जवान था जिसकी वो डेथ हुई थी, और ये जब मिलने गए थे और उस लेडी की शादी उसी के छोटे भाई से कर दी गई थी. तो हम मिले, अब हम 20 साल के बाद मिल रहे हैं अब. तो जब वो लड़की उस टाइम, वो मतलब आई थिंक उसे 5-6 महीने हुए थे शादी के जब व्हेन शी लॉस्ट हर हस्बैंड. और जनरल पांडे उनसे मिलने गए थे, एज अ यंग ऑफिसर भी मिलने गए. तो जैसे हम सारे पहुँचे, वो लेडी आई और इनको वीर जी पंजाबी में भाई को बोलते हैं, तो वो इनके गले लगी, वीर जी आए मेरे, और वो उनका ट्रीटमेंट जो हो रहा था और हम सब खड़े देख रहे थे. हमारे साथ JCOs भी थे, सीनियर SM साहब भी थे. तो वो कभी यहाँ बैठाए ने, आप ये बैठो, यहाँ खिलाएंगे, उनकी सेवा की, ये मेरा भाई आया है. क्योंकि जब उसकी डेथ हुई थी और जो बॉडी लेके गए थे, तो माय हस्बैंड हैड गॉन टू मीट हर आफ्टर दैट. उस टाइम तो जा नहीं पाए बिकॉज सिक्किम में थे यूनिट, सो दे वेंट लिटिल लेटर. तो शी हैज़ दैट मेमोरी. सो दिस इज़ द बॉन्डिंग विच वी डेवलप इन आर्मी. इतने साल के बाद भी मिले, और उसने उस लड़के की फ़ोटो भी अपने लगा रखी थी. एक्चुअली अब देवर से शादी हुई थी, बट ही वॉज देयर. तो हमें अच्छा लगा कि यू नो दैट हम उसके पास आए और वो इतने प्यार से मिली, इतना प्यार दिया उन्होंने. सो दिस इज़ हाउ, वाई वी डेवलप दिस रिलेशनशिप इज़ बिकॉज वी आर टुगेदर. जब हम पीस स्टेशन में होते हैं, सो हमारा आवा का जो प्रोग्राम हर महीने होना होता है, वो हर महीने क्या होता है, हम मिलते हैं, बैठते हैं, बातचीत करते हैं, एक दूसरे को समझते हैं. तो उसी तरह वो रिलेशन शुरुआत होता है और फिर आगे बढ़ता जाता है. तो जब भी खुशी के मौके बहुत आते हैं, हम जब शादियां होती हैं बच्चों की, बच्चे होते हैं, तब हम जैसे घर, बच्चा अगर यूनिट में होता है तो यूनिट में पूरी मिठाई बंटती है, जाते हैं, उसको गिफ्ट देते हैं. तो इट इज़ लाइक अ फैमिली. इट्स एक्चुअली जो यूनिट में हम फैमिली वेलफेयर, वो एक्चुअली करेक्ट वर्ड है, फैमिली ही है. जिसने भी इसका नाम दिया है वैसा ही होता है. तो दुख में साथ हैं तो सुख में भी साथ हैं, तो इसीलिए हम एक फैमिली है. परफेक्ट. आप बता रहे थे कि करगिल में सर पोस्टेड थे, तो करगिल की कोई ऐसी मेमोरी जो कि आप एक्चुअली कारगिल में नहीं पोस्टेड थे. कारगिल वॉर के अंदर ही वॉज पोस्टेड, कारगिल के साथ वाली जगह गुरेज में पोस्टेड थे ये. तो उस टाइम मैं जलंधर SF में रह रही थी, और सर वहाँ थे. और इनफैक्ट जब ये कारगिल शुरू लड़ाई, हमें तब पता नहीं था. हम तब, ये मई जून की बात है, हमारे स्कूल में, आई वाज टीचिंग इन स्कूल, हमारे स्कूल की छुट्टियाँ थी. तो वी हैड गॉन देयर, मैं और मेरा बेटा, हम जनरल पांडे, उस टाइम मेजर पांडे थे, इनके पास छुट्टी बिताने गए थे. लेकिन हम लोग पहुँचे, आई थिंक 15-20 दिन ही हम शायद रुके होंगे, और इन लोगों को पता चल ही गया था शायद कुछ युद्ध का माहौल बन रहा है. तो उन्होंने कहा कि फैमिलीज़ जो और भी हम 8-10 लोग थे कि इनको वापस भेज दिया जाए. लेकिन जो हम जब निकले थे, तो उस दिन का जैसे हमें याद है, जहाँ गुरेज में हम किशन गंगा के पास, हमारे जो रिवर बहती है, तो पहाड़ हैं, जो उसके पहाड़ के उस तरफ पाकिस्तान, पहाड़ के इधर हम पहाड़, और हमारे फैमिली अकोमोडेशन के बीच में वो नदी बह रही है, किशन गंगा. और हम लोगों ने भी वो गोला बारूद वहाँ से आता हुआ देखना शुरू कर दिया था. वो दिखने शुरू हो गए थे कि ये गोलाबारी अब शुरू हो गई है. तो कुछ अंदेशा पहले हमें लगता भी ट्रेनिंग हो रही है, कुछ हो रहा होगा, लेकिन इन्होंने कहा कि नहीं, आप लोग जाइए. बताया हमें कुछ नहीं, बस ये कहा कि नहीं, ऑर्डर्स हैं ऊपर से. क्योंकि आर्मी में पूछते नहीं हैं हम लोग कि कभी वो बोल सकते हैं आप आके रह लीजिए, नहीं आप, क्योंकि वो फील्ड एरिया है, वो परमिशन से ही आप जा सकते हो. वहाँ आपका राइट नहीं है, हक नहीं है कि हम जाके वहाँ बोलेंगे नहीं, हम तो रहना ही रहना है. वो 10-15 दिन या 1 महीना भी रह लें तो वी आर ग्रेटफुल, थैंकफुल कि हमें इतना टाइम आपने रहने दिया. तो उन्हें कहा आप जाएँ, तो हमने कहा शायद कुछ ट्रेनिंग या कुछ होगा. तो नॉर्मल सी रूटीन में लगा. उस टाइम हमें कुछ नहीं पता था, सब ठीक ठाक, हम सब नीचे अपनी अपनी जगह पहुँचे. फिर तब तक तो टेलीविज़न पे आना ही शुरू हो गया था कि लड़ाई उस तरह शुरू हो गई थी. इस सेक्टर में भी था, लेकिन ज़्यादा कारगिल की तरफ लड़ाई हुई थी. तो सर ना सही, लेकिन उनके साथ के जो कुछ लोग रहे होंगे, कुछ ऑफिसर्स रहे होंगे, कुछ जवान रहे होंगे, जी. कुछ ना कुछ ऐसा रहा होगा उस, क्योंकि वो ऐसा, जहाँ पिछले कुछ टाइम का ऐसा वॉर कर रहा है जहाँ पे कि हम सब लोगों ने उसको देखा है, या थोड़ा बहुत कुछ मीडिया के थ्रू कह लीजिए, काफ़ी हद तक वो घरों तक पहुँचा और उसका हिस्सा हम सब लोग बने इनडायरेक्टली ही. तो ऐसा कोई मोमेंट आपको याद हो उससे जुड़ा हुआ, कि आपके कोई ऐसे जवान रहे हों, आपके साथ कोई ऐसे अधिकारी रहे हों जिनको कि आपने देखा, आपके साथ हों कुछ टाइम पहले तक, और फिर सडन आपको पता चलता है कि ही इज़ नो मोर?
ऐसी एक्चुअली जो चीज़ें होती हैं ना, उससे पहले जब भी लड़ाइयाँ हुई हैं, हमें सिर्फ पेपर में पता चलता था या रेडियो पे हम सुनते थे। बिल्कुल। ये पहली लड़ाई थी जो कि टेलीविज़न पे ही चल रही थी। And as an army wife, I can tell you it is very, very traumatic. It might be very good for the TRPs of the television, but it doesn't do good to the families which you are watching. एक तो आप पूरा टाइम आप वही उस चीज़ में ही गुजार रहे हो, देख रहे हो, और हमारी आर्मी फैमिली बहुत बड़ी हो जाती है, बहुत बड़ी हो जाती है। आप इतने लोगों को जानते हो, तो आप उस चीज़ के लिए हमेशा आपके मन में एक डर सा लगा रहता है, आप कि क्या होने वाला है, क्या नहीं होता। तो कई बार तो फिर हम लोगों ने ही आपस में ही डिसाइड करा था, हम जो आपस में फ्रेंड्स थे, कि भाई टेलीविज़न सिर्फ हम इस टाइम से इकट्ठा बैठ के देखा करेंगे। भी न्यूज़ सुननी है तो इस टाइम पे हाफ एन आवर 45, पूरा दिन नहीं करेंगे। पूरा दिन लेट अस कीप आवरसेल्फ बिजी, अपना स्कूल चले गए, अपने बच्चों के साथ, उनका जस्ट नॉर्मल उनका लाइफ चल रहा है, उनको पार्क लेके जाना। सो वी हैड, हालांकि दिमाग में लगता था कि आप देखें, जानने की कोशिश करें, बट देन इट वाज वेरी हैवी, इट प्लेस टू मच ऑन योर माइंड, बिकॉज वो लड़ाई जो थी वो आमने सामने की लड़ाई हो रही थी। उसमें आपके नाम आ रहे थे, और कितना जिस तरह चल रहा था कि आप इतनी डिफ़िकल्ट, क्योंकि आप वो जगह देख के आए हो, कितने पहाड़ ऊंचे हैं, कितनी डिफ़िकल्ट सिचुएशन है। एंड यस, जो इंसिडेंट्स आप सुनते हो, जो दिमाग में आपके फिर साइकोलॉजिकली इफ़ेक्ट करते हैं, तो आपको लगता है कि अगर आप वीक हो जाओगे अपन बच्चों का, फैमिली का, क्योंकि आपके पेरेंट्स फिर आपसे पूछते हैं, आपके इन लॉज आपसे पूछते हैं कि सब ठीक है, क्योंकि वो तो अब उनको भी आधी कुछ खबर लग रही है, स्पेशली अगर आपके सिविलियन फ्रेंड्स हैं और फैमिलीज़ हैं, तो उनको समझाना वो अदर चीज़ की, नहीं सब ठीक है, आप चिंता मत करिए। और वो उनके लिए कारगिल तो मतलब इज़ लाइक जहाँ उनका बेटा है वो कारगिल है, जहाँ युद्ध हो रहा है, बिकॉज दे कांट डिफरेंशिएट कि एरियाज आर सेपरेट। So it is a traumatic thing to happen, and like I told you कि जो इंसिडेंट जो कारगिल टाइम पे था, एक्चुअली जब किसी के भी साथ होता है ना, वो आप सभी को हिट करता है, एज अ फैमिली इट हिट्स एवरीवन। So and there was a young officer, no, not an officer, an OR. He came, he received us. तो मतलब अब आपको एक दो बार आप उससे मिले हो, और आपको कहीं उसने आपको गाड़ी में लेके, गाड़ी में हेल्प करा, सामान रखाया, और फिर जब आप 5-6 महीने बाद जब थिंग्स वे बेटर, आप गए, तो आप ऐसे ही पूछ रहे हो, बातचीत चल रही है, तो वो नहीं है, तो इट कम्स एज अ शॉक कि अरे 23-24 साल का लड़का और वो नहीं है। So then you just send one little prayer. So I think इन आर्मी वाइफ्स के लिए जो आप जितना enjoy करते हो, लोग हमें उतना प्रेयर करते नहीं देखते हैं जितना हम प्रेयर भी करते हैं। So there is always a prayer for all the people who are there in the forward in difficult areas. So we send our prayers and good wishes to all of them कि जहाँ भी रहें वो safe रहें, and they do their job with utmost honesty, but they come back safe. Right. In fact, I'll tell you, Priyanka, in our village, my father, he's from Himachal. So, तो वहाँ जब बहुत लोग हैं फौज में इस डिस्ट्रिक्ट से, तो जब वापस आते हैं तो वहाँ इतना बड़ा एक सेरेमनी किया जाता है। इसमें वो रिटायर हो गए हैं, चाहे कोई भी हो, सोल्जर हो, ऑफिसर हो, वो सब यूनिफॉर्म पहन के फिर जाएंगे, उनको मंदिर, पीपल का पेड़, पीर बाबा, सब जगह वो मत्था टेकेंगे बैंड बाजे के साथ। वो कहते हैं कि फ़ौजी अपनी पूरी यूनिफॉर्म जिसमें कोई दाग नहीं लगा, सही सलामत वापस आ गया, इज़ द अल्टीमेट गिफ्ट विच द फैमिली हैज़ गॉट। तो ये उनका लास्ट में जब हमारे फादर का वेलकम कर रहे थे, तो आई वॉज देयर एंड आई वॉज लिसनिंग कि वो क्या बोल रहे थे। तो मुझे उनके अच्छी तरह कि बेटा ये वर्दी में कोई दाग नहीं लगा और सही सलामत वापस आ गए, ये सबसे बड़ी ईश्वर की कृपा है। अब बात करते हैं कश्मीर की। जनरल पांडे का सबसे लंबा वक्त, आई थिंक, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 7 tenures है उनके कश्मीर में। हाँ जी। कश्मीर में ऑलमोस्ट कितने साल हुआ? लगा लीजिए आप, एवरेज 2 भी लगा लीजिए, 14 साल तो हो ही जाते हैं। बहुत लंबा टाइम है, और हम सब जानते हैं कश्मीर में कि कितना उठा पटक रहा है, कितना मतलब टेररिज्म से और सब कुछ, इतना रिस्क, बेसिकली दैट इज़ द राइट वर्ड। सो वहाँ पर कुछ ऐसा कभी हुआ जब आपको लगा कि मतलब नहीं होता कि अंदर से डर कह लीजिए, खौफ कह लीजिए,
तो वो जो आपका टेन्योर था सर के साथ वहाँ पर, वो कैसा रहा? उसके कुछ एक्सपीरियंसेस आप हमें बताएं। कश्मीर सब जानते हैं बहुत ही खूबसूरत जगह है, बहुत खूबसूरत। जी, वेदर बहुत अच्छा है और इट्स अ ब्यूटीफुल प्लेस। बहुत ही ब्यूटीफुल प्लेस है और इतनी ब्लेसिंग्स हैं उसको ईश्वर की कि सब जो चीज़ें हैं उसमें, फल फ्रूट, मतलब जी। इतना मौसम, टूरिज़्म, आप कुछ भी पूछिए। और कश्मीरी जो लोग भी हैं वो भी ब्लेस्ड है, उनके हाथों में भी जादू है। आप कोई चीज़ नहीं छोड़ते जिस पे वो अपनी कारीगरी नहीं दिखाते। कपड़ा हो, लकड़ी हो, मेटल हो, हर चीज़ के ऊपर वो अपना हुनर दिखाते हैं। इट्स अ ब्यूटीफुल प्लेस एंड क्योंकि इनके टेन्योर्स इतने रहे तो हम भी साथ साथ जाते रहे। कश्मीर को बदलते हुए भी हमने देखा है। जब बिल्कुल 90s में हम जाते थे तब का माहौल देखा हमने और अभी का माहौल देख रहे हैं, बहुत फ़र्क है, बहुत चेंजेस आ रहे हैं। थोड़ा डिटेल में बताइए किस तरह का चेंज? सो पहले तो है कि जब पहले हम जाते थे, यस देयर टू बी फियर। मैं एज एन आर्मी वाइफ हूँ लेकिन मैं वहाँ हूँ तो सिविलियन ही हूँ ना। सो यू यूज टू फील दैट कि आप यू आर लिटिल अनकंफर्टेबल बिकॉज आपको सड़कें खाली दिख रही हैं, आपको अचानक कभी भी बंद हो जाएगा, आपको ये नहीं पता कि आगे मोड़ पे क्या होने वाला है, कहाँ से कोई अटैक आ जाएगा। सो इस तरह की चीज़ें रहती थी। कॉन्वॉय के अंदर ही मूव करना है, सिक्योरिटी के साथ ही मूव करना है, वो सब चीज़ें हैं जो हमने देखा। और धीरे 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 और अब हम जाते हैं तो कोई नहीं है, मतलब अच्छा लगता है। श्रीनगर में भी ट्रैफिक जैम है, इतना ट्रैफिक जैम। पहलगाम, आप गुलमर्ग वाली रोड पे जाइए, ट्रैफिक जैम, रोड्स वाइडन हो रही हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर इतना डेवलप हो रहा है। लोग, आप जाइए डल लेक के आसपास, दे आर वॉकिंग, इवनिंग वॉक्स, और इतने भुट्टे वाले, गोलगप्पे वाले, आपको इट्स लाइक एनी अदर टाउन एंड एनी अदर सिटी विच इज़ ग्रोइंग। एंड कुछ इनके ऐसे पॉइंट्स रहे जिसके कारण, क्योंकि मैं टीचिंग प्रोफेशन से रही हूँ तो मेरा स्कूल्स में जाने का इंटरेस्ट हमेशा रहा है। तो 4-5 स्कूल्स तो मैं बार बार लगातार जाती रही वहाँ कश्मीर में। वहाँ से बच्चों से और टीचर्स से मिलने का बहुत मौका मुझे मिला। सो जो एक चीज़ वहाँ के बच्चों की दिखने में आती है, बच्चे बहुत सिंसेयर हैं, बहुत हार्डवर्किंग भी हैं और बहुत अच्छा बोलते भी हैं और लिखते भी हैं। अच्छा। बहुत अच्छा। जिस बच्चे को आप स्टेज पे खड़ा करिए वो माइक नहीं छोड़ेगा, इतना अच्छा बोलते हैं। एंड देयर आर सम चिल्ड्रन, दे आर राइटिंग बुक्स, बहुत पोइट्री भी लिख रहे हैं। एंड जो हमारे आर्मी जो वहाँ स्कूल्स, गुडविल जो सद्भावना के अंडर चल रहे हैं, दे आर कॉल्ड आर्मी गुडविल स्कूल, आर्मी सद्भावना स्कूल। ये काफ़ी सारे स्कूल हैं, ऑलमोस्ट 40-45 के करीब वो स्कूल्स हैं। हर एक जहाँ जहाँ सिचुएशन ख़राब रही थी और स्कूल्स एजुकेशन बच्चे लैक कर रहे थे, वहाँ वहाँ उन्होंने, आर्मी ने स्कूल्स खोले थे। और उनके अभी दे स्कूल्स आर CBSE एंड JNK बोर्ड बोथ, एंड दे आर डूइंग एक्सेप्शनली वेल, बहुत अच्छा कर रहे हैं बच्चे। तो वहाँ एक मैं बच्चे से मिली थी एंड बच्चों बहुत सारे मिले, लेकिन ये मेरे को जो इंसिडेंट याद रहा, बिकॉज दैट गर्ल शी ज्वाइंड NCC, देन शी इज़ कम हियर एंड उसका ये सपना है कि मुझे आर्मी ज्वाइन करना है और मेरे को इसी स्कूल में यहाँ एजुकेशन ऑफिसर के उसमें आना है। इस स्कूल ने बोली मेरी ज़िंदगी बदली है। तो मुझे मैम आर्मी में, उसका एम देखो और कुछ नहीं है कि मैं आर्मी यूनिफॉर्म पहन के इसी जगह वापस आऊँ और इस स्कूल को दोबारा, मतलब जैसा है उससे ज़्यादा आगे तक ले जाऊँ। जैसे इसने मुझे नर्चर करा और मुझे मौका मिला, मैं दोबारा बाकी बच्चों को भी ये मौका दूँ कि इस स्कूल से वो अपना लाइफ को चेंज करे। एंड दिस आई एम टॉकिंग अबाउट अ गर्ल चाइल्ड। सो हैट्स ऑफ टू द पेरेंट्स जो कि इतनी डिफ़िकल्ट सिचुएशन पे भी उन्होंने अपने बच्चों को स्कूल्स में भेजा और वो डिफ़िकल्ट टाइम पे पढ़े और अच्छे करें। सो देयर आर मेनी चिल्ड्रन हु आर डूइंग एक्सेप्शनली वेल एंड आई टेक ग्रेट हैप्पीनेस कि हम एज एन आर्मी ऑर्गेनाइजेशन थोड़ा बहुत कुछ कंट्रीब्यूट कर पाए उन स्कूल्स के लिए। और अभी हमारा इन स्कूल्स के एलुमनाई भी उन्होंने किया है। सो दे ऑल आर हैविंग एलुमनाई मीट्स ऑल्सो। सो दे आर शेयरिंग एक्सपीरियंस कि हम कितना डिफरेंट प्रोफेशन में, कोई डॉक्टर्स बन गए हैं, कोई इंजीनियर्स, कोई आर्मी में भी गए हैं बच्चे, बट दे आर इन डिफरेंट प्रोफेशंस, दे आर डूइंग एक्सेप्शनली वेल। सो दे आर, इट्स एन एक्सेप्शनल प्लेस। चिल्ड्रन आर वेरी वेरी ब्राइट, वेरी वेरी ब्राइट। देर इज़ वन गर्ल, वो हमारे मार्शल आर्ट्स के अंदर एक्सेप्शनली शी रिप्रेजेंटेड इंडिया इन वेरियस इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन्स। बहुत अच्छा करा उस बच्चे ने। तो बस आपको उनको मौका, एक कहते हैं ना कि
बीज जो है वो ग्रो करेगा, लेकिन उसको माहौल तो दीजिए, वो हवा चाहिए, वो पानी चाहिए, वो खाद चाहिए। सो ये बच्चे भी वही हैं, दे आर द सीड्स, दे हैव पोटेंशियल, बट वी हैव टू नर्चर देम सो दैट दे ग्रो इनटू गुड ह्यूमन बीइंग्स लेटर ऑन। राइट। अच्छा, ये जो आप स्कूल्स की बात कर रहे हैं जो आर्मी वहाँ पे चला रही है कश्मीर में, कुछ चैलेंजेस तो वहाँ भी आते होंगे? जो पेरेंट्स हैं, जो वहाँ के सिविलियंस हैं, जो लोग हैं, वो विलिंग होते हैं बच्चों को भेजने के लिए? फर्स्टली जो आर्मी जो स्कूल चला रही है इसमें कंप्लीट स्टाफ इज़ कश्मीरी। ओके। आर्मी सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर देती है, हम बिल्डिंग खड़ा करते हैं और उनको जो पेमेंट है वो हम आर्मी की Okay. तरफ से है। बाकी द टीचर्स, द प्रिंसिपल, द ग्रुप डी एम्प्लॉय, ये सारे के सारे सिविलियंस हैं। और वो उन रिमोट एरियाज़ में ये स्कूल्स हैं जहाँ की बिकॉज द सिचुएशन वॉज सो बैड इन कश्मीर दैट टाइम कि वहाँ गवर्नमेंट के स्कूल्स नहीं खुल पाए थे। सो इसलिए आर्मी ने वहाँ स्कूल खोले। और आप जो कह रहे हैं कि उनके पेरेंट्स की तरफ से चैलेंज, यस, बहुत चैलेंज था उन पेरेंट्स का। दैट्स व्हाई से हैट्स ऑफ टू दोज पेरेंट्स जिन्होंने थ्रू आउट अपने बच्चों को यहाँ आर्मी गुडविल स्कूल में भेजा। बिकॉज वो पेरेंट्स जो थे वो उनको समझ में आ गया था कि हमारे बच्चों का अगर हमें भविष्य बदलना है तो एक अच्छी एजुकेशन से ही बदला जा सकता है। तो हैट्स ऑफ टू दोज पेरेंट्स जिन्होंने डिफ़िकल्ट सिचुएशन में, बिकॉज बहुत लोग जो गांव में भी होते थे, हर तरह का लोग होता है किसी भी शहर में जैसे होते हैं लोग, कुछ आपके फेवर में होंगे, कुछ आपके अगेंस्ट होंगे। तो इस तरह उनके भी कि आप आर्मी में क्यों भेज रहे हैं, आप वहाँ क्यों भेज रहे हैं, ऐसा क्यों कर रहे हैं, आप इधर भेजिए, वहाँ कुछ और सिखा रहे हैं। Right. तो इस तरह की चीज़ें उन पेरेंट्स को चैलेंजिंग रही, वो आके हमें बताते थे। तो हम कह रहे थे कि हमारा करिकुलम आपके पास है, आपके टीचर्स हैं, और आप देखिए कि वहाँ के जो टीचर्स हैं उनको जॉब मिली, लोकल वहीं मिल रहे हैं, वहाँ ही वो रह रहे हैं, घर के पास सेफ सिक्योर एयरपोर्ट में जा रहे हैं। तो वो टीचर्स के लिए भी एक बहुत मोटिवेशन फैक्टर रहा कि आपको जॉब मिल गई, प्रिंसिपल्स के लिए भी वहाँ रहा, और पेरेंट्स का तो रोल हम कभी भी निकाल नहीं सकते हैं, बिकॉज अल्टीमेटली इट वाज द पेरेंट्स जिन्होंने रिस्क लिया और बच्चों को इन स्कूल जिनके साथ आर्मी गुडविल नाम जुड़ा उस स्कूल में भेजा। पर आई थिंक ये वो पेरेंट्स हैं जो अपनी सोच से बहुत आगे थे और दूरदर्शिता थी इनमें कि उन्होंने समझा कि एजुकेशन से ही एम्पावरमेंट है और ये सही दिशा है हमारे बच्चों को, नहीं तो मिलिटेंसी पे जाने में कितना टाइम लगता है। Right. ठीक है ना। और सबको ये भी इस बात में छिपी नहीं है किसी से भी कि एक मिलिटेंट की लाइफ कितनी होती है, 3 महीने, साल, 1.5 साल, कभी ना कभी तो नॉकआउट होगा ही होगा। तो क्या मैं अपने बच्चे को उस दिशा में भेजना चाहूँगी? Of course not. तो इसीलिए वो पेरेंट्स तो सबसे इम्पोर्टेंट रहे हमारे लिए कि जिन्होंने अपना फेथ दिखाया और ट्रस्ट दिखाया और बिलीव करा कि आर्मी का जो इनिशिएटिव है ये उनके वेलफेयर के लिए है और बच्चों के लिए, उसमें से उन्हीं का भला होगा। और आज वो नतीजा दिख रहा है हमारे पास। जी। लेकिन कभी कोई चैलेंज तो आया होगा, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई होगी, कोई कंट्रोवर्सी हुई यस होगी? यस यस, देयर आर चैलेंजेस विच टुक प्लेस। लाइक अभी मैं आपको 2 चैलेंजेस बताती हूँ। एक बार देयर इज़ अ स्कूल, हम ये तो आर्मी गुडविल स्कूल्स तो हैं ही हैं, एंड कुछ हमने वहाँ के स्पेशल बच्चों के लिए भी 3 शायद स्कूल्स हैं जो कश्मीर में चल रहे हैं। Okay. तो वहाँ के जो आर्मी सपोर्टेड? आर्मी सपोर्टेड हैं, जो स्पेशल चिल्ड्रन हैं उनके लिए, बिकॉज वो बच्चे कहाँ जाएंगे, तो उन स्कूल्स में उनके लिए खोला गया। और वो बच्चे बहुत सिवियर प्रॉब्लम से हैं, बहुत सिवियर प्रॉब्लम भी है, माइनर प्रॉब्लम वाले कम हैं, मेजर इश्यूज़ वाले बच्चे ज़्यादा हैं। तो वो बच्चे आते हैं तो उनकी मदर्स भी उनके साथ आती हैं, बिकॉज वो हैंडल करना उतना क्वालिफाइड टीचर्स नहीं थे। तो उस टाइम फिर इनिशिएटिव लिया गया कि जब बच्चे हमारे पास आ रहे हैं, हर स्कूल में मैं क्या 15-20 बच्चे थे ही थे। तो पहले तो स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया। सो वी हैड फाउंडेशन विच केम फ्रॉम आउटसाइड, उन्होंने पूरा पैसा लगाया और उस स्कूल को बिल्कुल उनका लुक चेंज कर दिया। बहुत अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर, जो लेटेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए एक स्पेशल स्कूल के लिए, इक्विपमेंट वो लेके आए। फिर हमारा नेक्स्ट फेज में चैलेंज था कि हमारे पास जो टीचर है, क्योंकि हमारे को लोकल टीचर ही रखने हैं, तो लोकल टीचर्स को हमने ट्रेन करना है। सो अगेन वी टाइड अप विद ऑर्गेनाइजेशन विच वाज इन जयपुर, उनसे साथ हमने टीचर्स को पहले भेजा, फिर उनको ट्रेन करा। अब ऑनलाइन भी उनकी ट्रेनिंग और चलती रहती है, दे मॉनिटर ईच अदर। जब हो गया फिर बच्चों को हमने उस टीचर्स ने उनको सेटअप कर दिया, रूम हो गया, टीचर्स ट्रेन हो गए। सो द स्कूल हैड चेंज, द पेरेंट्स वेरी हैप्पी। तो उन्होंने कहा कि मैम एक बार आप भी आके विजिट करिए, स्कूल देखिए। और कितना हो गया, तो क्योंकि दूर भी था, मैं कम ही जा पाती थी, वो कश्मीर के कोने में था।
तो एक बार हम जा ही रहे थे तो हमने कहा चलो हम स्कूल भी विज़िट कर लेते हैं। तो वहाँ जो बच्चे थे अलग अलग क्लासेस में अलग अलग लर्निंग डिसेबिलिटी या डिफ़िकल्टी लेवल के हिसाब से उन्होंने डिवाइड कर रखा था, ताकि टीचर एक तरह के एज के हिसाब से नहीं था, वो डिफ़िकल्टी लेवल के हिसाब से, प्रॉब्लम चैलेंजेस के हिसाब से रखा था। तो मैं एक रूम में गई जिसमें बच्चे स्पीच डिसेबिलिटी वाले थे, तो टीचर उनको स्पीच के बारे में बता रही थी कि हाउ टू स्पीक। तो नाउ व्हेन देयर इज अ स्पीच क्लासेस विच आर गोइंग फॉर स्पीच एंड हियरिंग डिसेबल्ड चाइल्ड, सो उसका फेस एक्सप्रेशन देख के और माउथ को किस तरह मूव करना है, लिप्स को कैसे मूव करना है, बच्चा उसको देखता है। तो वो जो टीचर थे उन्होंने अपना पूरा फेस, बिकॉज द रिलीजन उनका डिक्टेट करता है कि आपको फेस कवर करके रखना है, तो वो बच्चा देख नहीं पा रहे थे, वो बच्चे वो ऐसे, और भी इश्यूज थे, तो उनको ग्रास्प करने में प्रॉब्लम आ रही थी। और पेरेंट्स भी बैठे हुए थे, तो पेरेंट्स को भी लग रहा था, पेरेंट्स हमेशा रहते थे, एंड देयर आर ऑल लेडीज़ देयर, मदर्स ही आते थे, दे वर अलाउड। सो हमने प्रिंसिपल को बताया कि मैम आप ना ज़रा ये जब स्पीच वाली क्लास हो तो मैम को बोलिएगा कि थोड़ा फेस बच्चों को दिखाएं, ताकि वो आपका एक्सप्रेशन समझ पाए और लिप्स मूवमेंट को रीड कर पाएँ, सो इट बिकम्स ईजी फॉर देम। तो हमने ये बात ऐसे कही, बोलते कि यस मैम हम ऐसे करेंगे। वो टीचर से भी डिस्कस करा, बोलते कि यस मैम मेरे को ख्याल ही नहीं आया, बिकॉज मेरे लिए तो ये मेरे ड्रेस है, उस पार्ट ऑफ हर सॉर्ट ऑफ एवरीडे रूटीन है, तो बोलते मुझे ख्याल ही नहीं आया, बिकॉज अभी बच्चा था, ट्रेन होके ही आई थी। तो मैंने कहा नहीं बेटा कोई बात नहीं, आप अच्छा कर पाओगे। हमारी ये इतनी सी बात हुई, लेकिन ये बात इतना ज़्यादा मतलब हो गया कि ये तो भैया आप हमारी हेल्थ, मतलब जब बात 2 दिन बाद पेपर में आना शुरू हुआ तो इस तरह आ गया कि आप बोल रहे हैं कि हिजाब निकालिए, आप चेहरा दिखाइए। सो आई वॉज क्वाइट अमेज कि हमारी तो ऐसे कोई बात कहीं हुई नहीं है, किसने बात करी है, क्या बात हुई है। सो इट टुक मी अ टाइम टू अंडरस्टैंड कि मैं वाज थिंकिंग कि ऐसा क्या, किसने कहाँ बात हुई है, तो ये रीज़न पे बात हुई थी। सो व्हाट आई मीन टू से इज़ कि कई बार आपकी नीयत अच्छी होती है, लेकिन करने वाले भी ठीक है, लेकिन जो दूसरा देख रहा है वो उसको क्या से इंटरप्रेट कर रहा है, वो उस क्या सोच रहा है, दैट एंड वी कैन नॉट कंट्रोल एवरीवन्स माइंड। बट मुझे हमारे प्रिंसिपल, वो टीचर बोल रहे थे कि मैम हम समझ रहे हैं, हमने पढ़ाना है, पेरेंट्स दे वर सपोर्टिंग अस कि हमारे बच्चे आ रहे हैं, हमें बताइए कौन पेपर में डाल रहा है। तो हमने कहा नहीं आप उसकी बात नहीं है, पर व्हाट आई मीन टू से इज कि पीपल वांट अ चेंज, टीचर्स आर रेडी टू डू देयर जॉब, बट आई थिंक कई बार सोसाइटी ऐसी हो जाती है कि वो प्रोग्रेसिव नहीं होना चाहती है। एंड सिमिलर इंसिडेंट हैड टेकन प्लेस कि बिकॉज हमारे पास कुछ ऐसी गर्ल्स थी बहुत पुअर फैमिली के, सो वी रन वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर फॉर देम। सो ये वोकेशनल ट्रेनिंग जब सेंटर रन करते हैं तो उसमें वो आ रहे थे कढ़ाई करना, जो वहाँ की टिपिकल कश्मीरी है, तो सारा उनको ट्रेन करके हमारा सारा रॉ मटेरियल हम देते थे, और वो आके बैठ के 2 घंटा उन्होंने बैठना है, और जो भी करके देन दे गो बैक। नाउ द अदर विलेज विच इज़ ऑफ डिफरेंट कम्युनिटी, वो लोगों ने इन लड़कियों के, क्योंकि सीसीटीवी कैमरास लगे होते हैं पूरा आर्मी बेस के अंदर, आपको दिख रहा है कि रोज़ आके इन लड़कियां आ रही हैं अंदर, इनको रोका जा रहा है, तो और ये बता नहीं रही हैं। फिर 1 दिन 2 दिन, जब तीसरे दिन ये बात हुई है तो फिर हमारे ऑफिसर्स ने नोटिस किया, फिर उन लड़कियों से पूछा गया कि भी क्या हो रहा है, तो बोलते कि मैम ये रोज़ हमें धमका रहे हैं कि आप आर्मी बेस में क्यों जा रहे हैं। एंड दीज गर्ल्स वेर अर्निंग अबाउट 15 to 20,000 डिपेंडिंग वो महीने में कितना काम कर रही हैं, एंड दे डिडंट वांट टू लीव दिस। बोलते कि मैम मैं तो अपने बच्चे की एजुकेशन इसमें से निकाल रही हूँ, और उन्होंने रिक्वेस्ट करा कि मैम आप हम ये पैसा घर लेके जाएंगे तो हमारा खर्च हो जाएगा, आप काइंडली हमारा यहाँ अकाउंट खुलवा दीजिए। तो उनका अकाउंट खुलवाया, वो जितना कमाती थी वहाँ रखा गया। एक लड़की थी, उसने तो बोला मैम मैं तो अपना दहेज इकट्ठा कर रही हूँ, मेरी शादी हो गई। सो यू नो लाइक वी वर ट्राइंग टू एम्पावर, बट देन देयर आर ऑलवेज पीपल हु डोंट वांट दैट, हु डोंट वांट दैट। फिर किसी तरह उसको रिजॉल्व कराया गया कि नहीं आप आए, आप बिना डर के यहाँ आएंगे, उसको जो भी मैटर जैसा भी रिजॉल्व हो गया, बट दैट हैज़ बीन रिजॉल्व। सो दीज चैलेंजेस डू रिमेन इन कश्मीर विच वे देयर अबाउट आई थिंक 7, 6, 8 years बैक, बट नाउ थिंग्स आर स्लोली ईजिंग आउट, धीरे धीरे चीज़ें नॉर्मल हो रही हैं, एंड आई होप एंड प्रे दैट थिंग्स डू बिकम नॉर्मल देयर एंड दे ऑल्सो गेट टू लिव द लाइफ दे वॉन्ट टू। परफेक्ट। अच्छा, और कौन से काम जो है बहुत सारे आम लोगों को नहीं पता होता है कि कश्मीर में आर्मी क्या क्या काम कराती है? जैसे आपने स्कूल्स का जिक्र किया, आपने बताया कि किस तरीके से आप वो वोकेशनल सेंटर बना करके उनको गर्ल्स को, लेडीज़ को इंडिपेंडेंट बना रहे हैं, और क्या चीज़ें
कराते हैं? छोटे छोटे इनिशिएटिव्स हैं, हर जगह होते हैं. जैसे दे आर ऑल्सो यूथ सेंटर्स जहाँ बच्चे आते हैं, उनके लिए कहीं जाने की जगह नहीं है, बैठने की जगह नहीं है, डिस्कस करने की जगह नहीं है. सो वी हैव यूथ सेंटर्स, सो वी हैव स्मॉल लाइब्रेरी फॉर देम, वी हैव लिटिल जिम फॉर देम. सो आएँ, वहाँ बैठें. फिर उसके साथ साथ उनके लिए ट्रेनिंग के लिए भी वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर्स हैं. तो हर एक जगह के अलग है. ये तो मैंने विमेन की बात करी जहाँ वो एम्ब्रॉयडरी सीख रहे हैं, और जो कई जगह वो जूस बना रहे हैं, कई जगह वो लड़के हैं वो कंप्यूटर ट्रेनिंग पे चल रहे हैं, मोबाइल रिपेयर्स का चल रहे हैं. देन ऑल्सो बिकॉज अभी कश्मीर में सिचुएशन टुवर्ड्स नॉर्मलसी जा रही है, टूरिज्म बढ़ रहा है. बिफोर पहलगाम इंसिडेंट हैपन, थिंग्स वर रियली लुकिंग वेरी ब्राइट. सो उस दौरान पे लोगों को ट्रेन कर रहे थे होम स्टेज के लिए, कि आप अपने घर को किस तरह होम स्टे के लिए रेडी करें. सो वी हैड 2-3 यंग कश्मीरी बॉयज़ ओनली जिन्होंने मास्टर्स करी है टूरिज्म में, बैंगलोर से या अदर सिटीज़ से. वही बच्चे उनकी क्लासेस ले रहे हैं कि आपने कैसे रखना है, किस तरह मैनेज करना है, क्या क्या आइटम्स दिखाने हैं. तो इस तरह के अलग अलग इनिशिएटिव जो जिस एरिया में जो चीज़ होती है वहाँ उनको ट्रेन करना है. पिकल्स एंड जैम्स बनाना, आपने उनको कैसे उनको प्रिजर्व करना, तो उनकी मार्केटिंग कैसे करनी. कई जगह हमने बेकरी शुरू कर रखी है, जो हमारी फैमिलीज मतलब लेडीज़ हैं वो ही उनको चलाती हैं, वो बेकिंग कर रही हैं, उनको सेल कर रहे हैं. ऑनलाइन भी उनका बिकता है सामान, बिकॉज सब लोग नहीं जा सकते रिमोट एरिया में. तो इस तरह करके छोटे छोटे इनिशिएटिव्स ट्राई टू, सो दैट यूथ, एंड देयर आर ऑल्सो प्लेसेस वेयर फर्स्ट एड कैसे देना है, मेडिकल के लिए भी थोड़ी छोटी छोटी ट्रेनिंग अगर बच्चे हैं. क्योंकि जैसे गांव वगैरह में तो सहायिका होती हैं जो आपको बता रही हैं, उसी तरह उनको भी थोड़ा ट्रेन करना, डिपेंडिंग अपॉन द स्टेज. सो आर्मी इज इन्वॉल्व्ड इन लिटिल all these small things in some way or the other. But I am sure things will, once things get better, so then the government machinery will take over all this tasks. फिर तो स्टेट गवर्नमेंट के अंडर ही आ जाएगा. ये तब था जब, अभी भी आर्मी के पास में ही है, but hopefully once things get stabilized, state government will take over these things. अच्छा, जब कश्मीर में इतना लंबा टाइम सर ने बिताया और हम लोग जानते हैं कि एज एन ऑफिसर उनके अचीवमेंट्स क्या रहे हैं और कितना मतलब इम्पैक्ट रहा उनके उसका, लेकिन एज अ वाइफ मैं आपसे जानना चाहूँगी कि आपको क्या लगा, व्हाट वाज द बेस्ट स्टेप, मे बी बेस्ट एक्शन आप कह सकते हैं, या कुछ ऐसा रहा जो कि आपको लगा कि कश्मीर में उनके रहने का सबसे बड़ा इम्पैक्टफुल चीज़ रही? Because of his so many tenures in Kashmir, so he has seen Kashmir changing, Okay. and I have seen him changing with Kashmir. Okay. ठीक है, How from a very young, energetic, person, officer, then to mature, and then he understood Kashmir so well. मतलब इतने टाइम आपके पास चीज़ें, आप जब you're in 6-7 tenures in Kashmir, सो आप बहुत कुछ सीखते हो, बहुत लोगों को देखते हो, और बार बार जाते रहते हो, और कई चीज़ें जो बदलती नहीं हैं तो वो आपको दुख देती हैं, और कई चीज़ें हैं जो आप कहते हो ये चेंज हो सकती हैं, हो क्यों नहीं रही हैं. सो ऑल दिस थिंग्स ही वाज इम्बाइबिंग, लाइक व्हाट आई फील कि अब मैं अगर आप रिफ्लेक्ट करती हूँ तो बहुत कुछ ये देख रहे थे अपने दोज टेन्योर्स इन कश्मीर. सो wherever one thing about जनरल पांडे which I must say कि जो अगर किसी को सीखना वो ये है कि कहीं भी जिस भी पोजीशन पे, ये नहीं कि बड़ा ओहदा छोटा ओहदा, जहाँ आप हो, अगर आप कुछ चेंज कर सकते हो, पॉजिटिव चेंज, यू मस्ट डू इट. ही ऑलवेज बिलीव्ड इन दैट, एंड आई हैव सीन, आई एम विटनेस टू दैट हिज जर्नी. जो अब मुझे नज़र आता है, उस टाइम तो व्हेन आई वाज आल्सो ग्रोइंग, आई वाज बिजी विद माय ओन लाइफ, बच्चे के साथ इधर उधर, लेकिन आज जब मैं रिफ्लेक्ट बैक करती हूँ और इनको देखती हूँ तो मुझे लगता है कि यस, जहाँ भी ये जाते थे, जितना भी, अगर मैं 10 लोगों पे मेरा इन्फ्लुएंस है, 10 लोग के बीच में 20 है तो 20 है. ये नहीं वेट करा कि मेरे पास ये चीज़ें होंगी, ऐसा होगा, तब मैं कुछ चेंज करूँगा. जितना है, जितने में है, उसी में कुछ कर सकता हूँ तो करूँगा. सो दिस हैज़ बीन हिज नेचर थ्रू आउट. सो थ्रू आउट हिज जर्नी ही हैड slowly brought changes in the people wherever he went around him. Okay. But if I talk about the incident which I feel has left a mark in the psyche of everyone, as a wife and also on the locals around and as an organization, तो वो है जो तिरंगा कश्मीर में 15 अगस्त 2021 को जो फहराया गया था, the first time.
That was the first time when it went up. So वो जो मैंने देखा, उसके पीछे की जर्नी वो क्या चल रहा था वो मुझे नहीं पता था. मैंने तो तिरंगा लाल चौक पे फहरता हुआ देखा. मुझे दिखा, ये शाम को 15 अगस्त था उस दिन, तो रात के 10:30-11 बजे हिस्सेस की चलो. हमने कहा कहाँ चलना है, वो तो नहीं बताया नहीं हमें, और गाड़ी वहाँ लाल चौक पे गए जहाँ ऊपर पहली बार तिरंगा लगा हुआ था. उसके बाद जब हमने जो ऑफिसर्स थे जो बात कर रहे थे भी कैसे उसकी जर्नी रही, क्या रहा, तो किस तरह, तो वो इतनी इजी जर्नी नहीं है. वो लोगों से मिलना मिलाना, उनको अंडरस्टैंड करना कि आप क्या चाहते हैं, फिर आप कैसे कर सकते हैं, और वहीं के लोकल लोग हैं, वही लोकल बात कर रहे हैं. तो उनमें से जब वो झंडा फहराया गया और हम जब वापस जा रहे थे, रात के 10:30 बजे की बात बता रही हूँ मैं. सो देयर वाज अ लेडी, शी केम डाउन रनिंग, क्योंकि अभी 15 अगस्त था तो सिक्योरिटी बहुत थी, तो चारों तरफ सीआरपीएफ वाले और सब बैरिकेड्स लगे हुए थे. एंड शी कम्स रनिंग टू अस, शी सेज कि जनरल साहब हम आपसे कुछ कहना चाहते हैं. तो इसे कि हाँ, उनको आने दिया. तो शी सेज कि हम यहीं रहते हैं, यहीं हमारा स्कूल है, और हम 15 साल से ये पहली बार आज हमने तिरंगा देखा और हमारी ख्वाहिश पूरी हो रही है, और इसके लिए हम आपको थैंक यू करने आए हैं, और आपका बहुत बहुत शुक्रिया. दिस आर द वर्ड्स, मतलब ये मेरे सुने हुए वर्ड्स हैं. दैट लेडी कम्स एंड स्पीक्स देयर. वो तो, और आज हमें बड़ा अच्छा लग रहा है कि हम अपने फ़ख्र के साथ स्कूल में भी गए कि आज हम यहाँ तिरंगा फहराएंगे, नहीं तो इतनी सिक्योरिटी चेक ये सब होता है. सो दिस इज़ द, आई थिंक, अ वेरी इम्पैक्टफुल मोमेंट. एंड आई अंडरस्टूड द इम्पैक्ट जब वो लेडी ने आके बात करी. तब तक तो मुझे ठीक है तिरंगा फहराया गया है, देखा गया है, तो वो मेरे लिए इम्पॉर्टेंट था. पर लेकिन क्योंकि हम वहाँ रहते नहीं हैं, हम बाहर रहते हैं, कश्मीर से बाहर रहते हैं, हम तो हर साल ही देखते हैं तिरंगा, हर साल फेस्टिवल्स होते हैं, तो हमारे लिए इतना नॉर्मल था. मेरे मतलब लगा क्यों. लेकिन जब उस लेडी ने ये बात कही, देन आई अंडरस्टूड कि वो इट इज़ सो इम्पॉर्टेंट फॉर द पीपल हियर टू सी द ट्राई कलर देयर एंड दे आइडेंटिफाई विद दैट. सो दैट इज़ अ वेरी इम्पैक्टफुल थिंग. एंड ऑल्सो देयर इज़ वन मोर कि एक बार हम जो डल झील है उसके साथ रहते हैं. आप उनको बोटमैन बोल लीजिए, हाउस बोट में ही रहते हैं उसके साथ, लेकिन अभी थोड़ा रिक्लेम करके उन्होंने भी थोड़ी थोड़ी अपना कॉलोनी बना ली है. तो उस मोहल्ले का नाम है हाजीन मोहल्ला, नहीं कजरी मोहल्ला, इफ आई एम सॉरी आई हैव टू चेक बैक, पर कजरी मोहल्ला है शायद उसका. वो इतनी बुरी हालत में था, मतलब इट इज़ श्रीनगर, हार्ट ऑफ श्रीनगर, डल लेक, इतनी दुनिया घूमने जाती है, और वहाँ इट वाज इन अ मेस. आप सोच नहीं सकते कितनी गंदी हालत में वो जगह थी. तो फिर ये इनिशिएटिव लिया गया, ऑफ कोर्स विद सो मेनी पीपल गॉट इनटू, सिविल अथॉरिटीज से लिया, बट एक्चुअली शुरुआत आर्मी से ही की गई थी कि पहली बार वो गए, उन्होंने रास्ता बनाया गया, उस लोगों को इकट्ठा किया गया. तो ये ना जो मैं आपको बता रही हूँ शायद मैं 2 मिनट में बता दूँ, लेकिन ये बहुत लंबी कहानी होती है कि लोगों से मिलना, उनसे बैठना, उनकी ज़रूरत को समझना. फिर देन वी ऑल्सो हैव लैंग्वेज इश्यूज़. फिर ये भी लोग सोचते हैं कि आर्मी का क्या इंटरेस्ट है, कि आप क्यों आ रहे हैं. तो इन सब चैलेंजेस से गुजरते हुए आपने वो मोहल्ले में गए, लोगों के देखा, तो वहाँ मेडिकल चेकअप कैंप लगाए गए, एंड बच्चों से बात किया गया, स्कूल्स कहाँ हैं वो पता किया गया, फिर उनकी सफाई, फिर उनको बताया गया कि आप ये हम करना चाहते हैं, आप इसमें पार्टिसिपेट करोगे या आपका क्या व्यू है इसमें. सो दोज पीपल ऑल्सो केम अप विद सम ब्यूटिफुल आइडियाज़. सो अल्टीमेटली वो जो ट्रांसफॉर्म हुआ, तो वो ट्रांसफॉर्म ये हुआ कि जो मोहल्ला बिल्कुल गंदगी कचड़े का ढेर वैसी जगह थी, उसको पूरा साफ़ किया गया. लोग उसमें खुद इन्वॉल्व हुए. पूरा का पूरा जो दीवारें हैं उनकी कलरफुल पेंट की गई, कश्मीरी कल्चर को दिखाते हुए उसमें बताया गया. उनके घरों के अंदर फिर उनको टूरिस्ट स्पॉट बनाने के लिए जिस तरह वो कढ़ाई करते हैं, उनका कहवा बनता है, उस तरह की चीज़ें दिखाना शुरू कर दिया, बताया गया. और इस तरह उनको तो वो भी एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन हो गया कि अब आप बोट लेके जाएंगे और यू कैन जस्ट टेक अ ट्रिप एंड देन कम बैक डल में से. सो दीज आर द चेंजेस एज अ वाइफ, एज अ नॉर्मल सिविलियन जिससे आप रिलेट कर सकते हो. बाकी फौजी चीज़ें जो ये कर रहे थे, जो ऑपरेशन, जो टेररिस्ट, वो सब चीज़ें तो पेपर में ही हैं, वो तो दैट यू नो व्हाट ऑल थिंग्स आर हैपनिंग. बट दीज आर द लिटिल थिंग्स विच ऐड टू द सोसाइटी, बिकॉज सोसाइटी सिर्फ एक चीज़ से नहीं होती है. हमारा एजुकेशन भी होना चाहिए, हमारी हेल्थ भी होनी चाहिए, क्लीननेस भी होनी चाहिए, टूरिज्म भी होना चाहिए. तो जहाँ जहाँ वी कैन कंट्रीब्यूट, वी डिड ट्राई टू डू, एंड आई एम श्योर इट विल कंटिन्यू.
राइट। सो आम कश्मीरियों के लिए अगर मैं पूछूं कि जो आर्मी की इमेज है वो आम कश्मीरियों के लिए किस तरह से बदलते हुए देखी आपने? यू नो देयर वाज टाइम कि आम कश्मीरी क्या वहाँ बोर्ड्स लगे होते कि आप हिंदुस्तान वापस जाइए, आप हिंदुस्तान से आए हैं, आप हिंदुस्तान से जाइए, ये नॉर्मल। अच्छा, आप कहाँ से आए हैं? आप अगर बोले कि हम चंडीगढ़ से, जयपुर से, यहाँ से, अच्छा हिंदुस्तान से आए हैं, इंडिया से आए हैं, तो दे यूज्ड टू थिंक दे आर डिफरेंट। एंड नाउ देयर आर ट्राई कलर्स, मतलब देयर इज़ अ विलेज जहाँ वो ट्राई कलर भी वहीं बनते हैं जितने वहाँ फहराए जा रहे हैं। देयर आर लेडीज़ जो ट्राई कलर्स बना रही हैं, तो वो हमारे झंडे भी वहीं बन रहे हैं, वहीं फहराए जा रहे हैं। सो दिस इज़ द चेंज, दिस इज़ द चेंज, एंड दिस हैज़ हैपेंड ऑफ कोर्स with so many people, with so many effort and so much of machineries of government working together, that we have reached a stage कि आज यहाँ हम पहुँचे। लेकिन इसको आगे कंटिन्यू रखना है, मतलब वी आर जस्ट रीच वन, एक पड़ाव है ये, अभी सफ़र चल रहा है हमारा, जर्नी चलनी, अभी मंजिल बहुत दूर है, लेकिन शुरुआत तो करी हमने, कहीं तो पहुँचे हम। सो दिस इज़ द चेंज, दे आर वेलकमिंग। उनका आप देखिए टूरिज्म, एयरबीएनबीज इतने बन रहे हैं गांव-गांव में, रिमोट एरिया में। आई कांट इवन टेल यू द जितने बाइकर्स जा रहे हैं, वो जो कारगिल वाले वहाँ तक जा रहे हैं, जहाँ लड़ाई हुई थी उस गुरेज से होते हुए कारगिल जा रहे हैं, कुछ दूसरे सेक्टर्स में जा रहे हैं। सो दे आर यंग चिल्ड्रन, दे आर एक्सप्लोरिंग कश्मीर, दे आर फाइंडिंग न्यू प्लेसेस। सो वो आप तभी जा पाएंगे जब आपको शांति हो, तभी जा पाएंगे जब आपके रहने की जगह हो, तभी जा पाएंगे जब खाने की सुविधा हो। तो ये सब कौन प्रोवाइड कर रहा है? वहाँ के लोकल्स, वहाँ के एयरबीएनबी लिटिल होटल्स विच दे आर ओपनिंग अप, दे आर वेलकमिंग पीपल। लेकिन इंसिडेंट्स लाइक पहलगाम, ये अगर होते हैं तो हम फिर अगर हम 4 कदम आगे जाते हैं तो हम 15 कदम पीछे हो जाते हैं। सो दिस इज़ वेयर आई थिंक इवन द लोकल्स हैव टू अंडरस्टैंड कि ये काम इतना तो आर्मी कर सकती है, इतना स्टेट कर सकता है, इतना सेंट्रल कर सकता है, लेकिन कुछ काम तो पब्लिक को भी करना पड़ेगा। इफ़ दे नो दैट दीज पीपल आर नॉट गुड फॉर देम, तो उनको रिपोर्ट करें, उनका बताएं, वाई आर यू एनकरेजिंग देम टू कम हियर। एंड अगेन पहलगाम तक तो बहुत चीज़ें बहुत अच्छी जा रही थी, बहुत होपफुल थे इस बार, रिजर्वेशंस वगैरह थी, टूरिज्म, एंड टूरिज्म मीन्स मनी, बिग बिजनेस। ठीक है। सो अगर एक शब्द में मैं आपसे कश्मीर और कश्मीरी, उनके लिए अगर एक एक शब्द जानना चाहूँ तो आप कैसे कहेंगे? कश्मीर बहुत सुंदर है और कश्मीरी बहुत ही सुंदर है, ठीक है। बट ओनली थिंग इज़ कि कई बार नज़र लग जाती है ना, तो वो नज़र लगी हुई है, बिकॉज हम इतने कश्मीरी लोगों से मिले हैं, इतने वक्त वहाँ गुजारा है, दे आर वेरी वार्म वेलकमिंग पीपल, ठीक है। और उनके अंदर जानने की इच्छा, पढ़ने की इच्छा, दे बेसिकली वेरी इंटेलिजेंट पीपल ऑल्सो। बट जब नज़र लग जाती है तो फिर नज़र तो उतारनी पड़ती है, कुछ तो करना ही होता है, तो अभी नज़र उतर रही है। चलिए हम भी दुआ करेंगे कि नज़र जो है जल्दी उतरे। अगर मैं 3 रोल आपके रहे हैं आर्मी के तौर पर, मतलब आर्मी का जो आप हिस्सा रहे हैं 3 तरीके से रहे हैं, एक बेटी के तौर पर, एक पत्नी के तौर पर, और ऑफ कोर्स अब आपका बेटा भी आर्मी का हिस्सा है, तो तीनों में क्या रोल आपको सबसे अच्छा लगा और क्या था जो आपको लगा कि सबसे चैलेंजिंग? अच्छा, तीनों बहुत अलग है, यस, बहुत ही अलग है। सो आई थिंक सबसे ज़्यादा जो easy रहा, जिसमें से मैंने enjoy करा as a daughter. That I can understand. So I think all the daughters, they have very good time when they are with their parents. तो आर्मी डॉटर तो बहुत ही मैंने enjoy करा, और बहुत कुछ पेरेंट्स ने दिया, सीखे भी और घूमे भी और टोटल फ्री रहे, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं, बिंदास जैसा होता है। Then you became an army wife, so then your journey of growing in army started. तो जब फर्स्ट 5 years ऑफ आर्मी वाइफ होते हैं, उसमें अभी आप सीख ही रहे हो, आपको पता ही नहीं हो रहा है, कुछ गलतियाँ भी हुई होंगी, कुछ सीखा भी होगा, कहीं भूल भी गए होंगे, बट देन हमारे सीनियर्स इतने अच्छे थे कि उन्होंने हमेशा माफ़ किया, हमेशा, एंड बड़े प्यार से आपको बताया कि कैसे आपको ग्रो करना है, सो क्या सही है और क्या गलत है। देन यू बिकेम सीनियर, सो द रिस्पॉन्सिबिलिटीज केप्ट इंक्रीजिंग। फिर आपके जो आपके अपने जो पर्सनल दुख होते हैं, आपके पर्सनल चैलेंजेस, पर्सनल इमोशंस होते हैं, वो आपको पीछे रखने पड़ते हैं। यू कैन नॉट कैरी देम। अगर आज मैं बहुत अपसेट भी हूँ और मैं बहुत दुखी भी हूँ,
लेकिन मुझे कहीं जाना है, इट्स अ फॉर्मल ओकेजन, आई हैव बीन इन्वाइटेड देयर एंड आई हैव टू बी देयर, तो आई कैन नॉट कैरी माई इमोशंस देयर, आई हैव टू कीप, वो मेरी पर्सनल इमोशंस अलग हो जाते हैं, और एज एन आर्मी वाइफ जो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो मेरी अलग हो जाती है. सो आई हैव टू फुलफिल दैट रोल ऑल्सो. सो वो भी आप सीखते हो कि आपको अपने चीज़ें, जो अपनी पर्सनल चीज़ें हैं, इमोशंस हैं, उनको कैसे एक तरफ रखना है, एंड यू हैव टू टेक योर रोल सीरियसली. एंड बिकॉज जैसे आप अपने सीनियर्स को देख रहे थे, उसी तरह आपको भी आप देख रहा है. सो उसके ऊपर कोई गलत इंप्रेशन नहीं जाना चाहिए, वो गलत चीज़ नहीं सीखना चाहिए उसको ये पता होना चाहिए कि डिफ़िकल्ट सिचुएशन पे आप कैसे अपने आप को हैंडल करते हो. एक खुशी का माहौल है तब आप अपने आप को कैसे, आपको एक बैलेंस पर्सनालिटी होना चाहिए, दिखाना नहीं चाहिए आपको. यू हैव टू बी वेरी वेरी बैलेंस्ड और मेच्योरिटी. सो दैट कम्स व्हेन यू आर एबल टू हैंडल योर इमोशंस वेल. सो दिस इज़ हाउ आई एम आर्मी वाइफ. एंड एज अ आर्मी मदर, मुझे ऐसा लगता है कि जब मैं डॉटर थी और एज एन आर्मी वाइफ थी, तो मुझे आर्मी के बारे में कुछ नहीं पता था. लेकिन अब मुझे जानना होता है हर चीज़, कि मेरा बेटा कहाँ है, वो कब पहुँच रहा है, वो किधर है, कैसे जा रहा है. सो दिस लिटिल थिंग. सो मुझे ऐसा लगता था कि मैं अपने आप से क्वेश्चन कर रही थी कि मैं वाई हैव बिकम लाइक दिस. जब माई फादर वॉज देयर आई नेवर बॉदर्ड, माई हस्बैंड वॉज देयर आई नेवर बॉदर्ड. हमने बाय बाय करा, ठीक है. वहाँ उस टाइम तो फ़ोन भी नहीं थे. जब पहुँचेंगे, चिट्ठी लिखेंगे, 10 दिन बाद आएगी, तब हमें पता चलेगा. सो वन वॉज रेडी विद दैट. But now maybe because of the mobile, and maybe he's your son, you want to know every moment कि अच्छा पहुँच गए, ठीक ठाक पहुँचे, कुछ खाना खाया, बारिश तो नहीं होगी. Those little things you want to know. So I feel इसका आंसर भी मैंने खुद ही ढूंढ लिया, क्योंकि you think that your husband and your father are the man, they will take care of you. But your son, you feel he's your boy, he's your child, he will never grow. So उसको मेरे को एज एन आर्मी मैन एक्सेप्ट करना बहुत मुश्किल लग रहा है. आई ट्राई टू डू दैट व्हेन ही इज़ विद इन हिज यूनिफॉर्म एंड विद हिज फ्रेंड्स, सो आई ट्रीट हिम लाइक एन ऑफिसर. बट डीप डाउन मुझे नहीं ये वो रहता है कि है तो मेरा बेटा, ठीक चल रहा है, पहुंच गया. तो लिटिल दैट थिंग इज ऑलवेज देयर. सो आई फील आई एम लिटिल सॉफ्टर. व्हेन इट वाज माय फादर and my husband, I was much more stronger and much more responsible and much more mature, I think. But with my son, I think, only a mother with him. Right. So that is the beauty of the relationship of son and mother. So you're quite educated, well educated. If I'm not wrong, you have done your masters in chemistry. Yeah, I am masters in chemistry as well as masters in education. Okay, perfect. So अगर आप जनरल पांडे की वाइफ नहीं होते, आई मीन या कह सकते हैं कि एक आर्मी वाइफ नहीं होती, तो आपकी अपनी पर्सनल एक अलग से कुछ आइडेंटिटी होती है. ऑफ कोर्स वो हम समझ सकते हैं और आपसे बात करके समझ में भी आ रहा है. तो क्या कभी रिग्रेट हुआ लाइफ में? I think there are no regrets as such, because मैंने सोचा ना कि we were that generation जहाँ चीज़ें were not complicated. ठीक है ना. और पता क्या होता है, लाइफ बहुत सिंपल है. ठीक है ना. कहते हैं ना, जिंदगी की राह तो सीधी है, मोड़ तो मन के हैं. क्या बात, ठीक है ना. क्या मोड़ तो मन के हैं. तो आप, लाइफ इज सिंपल, लेट अस नॉट कॉम्प्लिकेटेड कि ऐसा होता वैसा होता. सो यू नो लाइक, अगर इफ आई हैड नॉट मैरिड हिम, I would have married someone else. Probably life बिल्कुल ही अलग, definitely life would have been different. But what I meant to say is that yes, I worked as a teacher in various schools. Then I also worked as a principal in various schools. Then also looked after many other schools. Did other activities, whatever I could do. But yes, I kept moving with him. I can't say that I had a professional जो ना ग्राफ जो आपका ग्रो कर रहा है, करियर ग्रोथ हो रही है, वैसा नहीं था. But anywhere I feel at the end of the day it was a very happy life, because it had balanced, it had everything. Ki I did work, I did contribute to the society in whatever little possible way I could. I also did my responsibilities which I could fulfill as a wife, not only as an army wife but as a wife at home. Matlab I could look after my families and all that also I could do.
So there are no regrets as such. And I told you, let us not complicate life. Exactly. I always believe keep it ये simple. एक्चुअली ये जो सवाल मैंने पूछा वो इसलिए पूछा कि जो आपने शुरुआत में एक चीज़ बोली थी कि हम लोग का जो आजकल के टाइम में पर्टिकुलरली यंगस्टर्स की अगर हम बात करें तो रिलेशनशिप को लेकर के एक बहुत बड़ा स्ट्रगल लोग फेस कर रहे हैं हमारी इंडियन सोसाइटी में, जो कि पहले नहीं होता था। पर्टिकुलरली अगर आप देखते हैं कि जो नए न्यूली मैरिड कपल्स हैं, बहुत सारे इश्यूज़ हो रहे हैं, बहुत जल्दी सेपरेट हो रहे हैं, डिवोर्सेस हो रहे हैं। तो मैंने इसलिए पूछा क्योंकि आपका इतना लंबा एक्सपीरियंस रहा, आपकी अपनी एक पर्सनल आइडेंटिटी, आपके फादर ने आपको रेज वैसे किया कि उषा नथिंग एल्स। दैट मीन्स कि आपका इंडिविजुअल एक पर्सोना, एक पर्सनैलिटी हो, आइडेंटिटी हो। दैट मीन्स कि आपके अपनी एक पर्सनल आइडेंटिटी हो, राइट। अब उसके बाद फिर आपने चेंजेस करा, आपने बहुत खूबसूरती के साथ जो है जनरल पांडे के साथ आप आई, तो उन्होंने एक्सेप्ट किया उनकी प्रेजेंस को और आपने बताया कि वो उसने ऐड ऑन किया आपकी पर्सनालिटी में, राइट। सो मैं वही एक मैसेज आपसे चाहती हूँ कि आप यंग लोग के लिए, यंग वेमेन के लिए, पर्टिकुलरली यंग गर्ल्स के लिए आप क्या मैसेज आपका है कि कैसे वो जो आपने बताया कि लाइफ इज़ वेरी सिंपल, डोंट मेक इट कॉम्प्लिकेट, दैट इज़ अ वन थिंग, लेकिन व्हेन इट कम्स टू रिलेशनशिप तो उसके लिए आपका क्या एडवाइस है, उनके लिए क्या मंत्र है? You know, every person has a different journey. क्योंकि हम सब अलग हैं। बिल्कुल। हमारी अपब्रिंगिंग अलग है, हमारी स्कूलिंग अलग है, हमारी जिस घर में शादी हुई है वो घर भी अलग है, उनकी रिक्वायरमेंट्स भी अलग हैं, तो सब कुछ अलग है। लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो यूनिवर्सल हैं और वो है रिस्पेक्ट, वो है अनकंडीशनल लव, वो है ट्रस्ट, वो है लॉयल्टी। दीज थिंग्स डोंट चेंज। ये हर जगह होंगे, हर रिश्ते के अंदर। सबसे मुझे लगता है कि स्टेइंग इन आर्मी जहाँ इतना ज़्यादा सेपरेशन होता था, तो सबसे इम्पॉर्टेंट आई ऑलवेज टेल इज ट्रस्ट। मुझे जनरल पांडे पे ट्रस्ट और उनको मुझ पे ट्रस्ट कि हम जहाँ भी हैं वी आर हैप्पी एंड वी आर लुकिंग आफ्टर ईच अदर। दूर रहते हुए भी एक दूसरे के लिए हैं हम लोग। तो दैट ट्रस्ट शुड बी देयर एंड देन कम्स ये लव जो है ना, ये बाद में आता है। देन कम्स रिस्पेक्ट। आई रिस्पेक्ट हिम फॉर अ इंडिविजुअल ही इज। इट इज़ नॉट दैट कि वी डिडंट हैव आवर शेयर ऑफ अप्स एंड डाउन्स, वी डिडंट हैव आवर शेयर ऑफ फाइट्स, आर्ग्यूमेंट्स। वी आर नॉट मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर। वी आर टू वेरी डिफरेंट इंडिविजुअल्स। हम तो बिल्कुल अलग हैं, बिल्कुल अलग हैं। ओके। बट हमारा जो बेसिक जो लाइफ का लीड करने का तरीका जो कह रहे थे ना, कैरेक्टर, दे आर सेम। दैट इज़ वी वांट सिंपल लाइफ, वी वांट ऑनेस्ट लाइफ। वो चीज़ें हमारी मैच करती हैं। तो इसी तरह हम अलग इंडिविजुअल्स होते हुए भी वी कैन लिव टुगेदर। And how do we live together? First, we need to respect a person as an individual, accept him as an individual, and both of us will have our shortcomings. कोई perfect नहीं है, सबके shortcomings होंगे, लेकिन उस shortcomings को हमने strength कैसे बनाना है, उस चीज़ को बार बार point करने की ज़रूरत नहीं है. So communicate well. So you need to communicate, and whenever you are feeling something or you are not feeling something, then also communicate. But I always feel for young children that give के वक्त को वक्त दो. Don't jump. Things will ease out fast. टाइम लगेगा. आप बहुत जल्दी में हैं. रिश्ते जल्दी में नहीं बनते. टूट जल्दी में जाते हैं. टूट जल्दी जाते हैं. थोड़ा टाइम दीजिए, वक्त दीजिए, एंड देन लर्न टू रिस्पेक्ट द पर्सन फर्स्ट. आजकल ये भी ईगो हैसल हो गई है कि व्हाई शुड आई रिस्पेक्ट, क्या मतलब आई respect, I mean as an individual, not he is a husband. And similarly he should also respect you for a person you are. So you respect each other, have faith in each other, and of course the love will follow. This is my advice to them. And वक्त को वक्त दो, enjoy your journey. राइट. एंड आई थिंक एक और चीज़ है शायद जो इसमें ऐड किया जा सकता है वो एक्सेप्टेंस. Acceptance. You have to accept. You have to accept the person. Like you know he is like that. So accept him and he is also accepting you. भी आपके अंदर भी तो shortcomings हैं. बहुत तो वो भी तो accept कर रहे हैं ना. बहुत ही अच्छी तरीके से आपने ना बहुत ही सिंपल शब्दों में आपने एक मंत्र दिया है हमारे जो भी यंग लेडीज़ इस पॉडकास्ट को सुन रही हैं उनको कि कैसे वो अपने रिलेशनशिप को खूबसूरत बना सकते हैं. आप बात करेंगे बच्चों की, क्योंकि आपने बहुत लंबे टाइम तक आर्मी स्कूल में पढ़ाया है, फिर देन उसके बाद आप प्रिंसिपल भी रहे हैं, तो बहुत ही लंबा एक्सपीरियंस है अलग अलग उम्र के बच्चों को देखने का, उनकी प्रॉब्लम्स को देखने का और उनके सॉल्यूशंस देने का. तो अगेन बच्चे भी जो कि हमारे आजकल बहुत मे बी कि शायद ये एरा ही ऐसा है, हम ऐसे दौर से गुजर रहे हैं जहाँ पे कि पेशेंस लोगों में ख़त्म हो गया है, चैलेंजेस को फेस करने के लिए सही तरीके से ग्रूम नहीं किया जा रहा है, उनमें भी कि ट्रेनिंग नहीं है, व्हाटएवर बहुत सारी चीज़ें हैं.
लेकिन बच्चे जो हैं वो भी एक ऐसे फेज़ में हैं कि बहुत जल्दी बहुत शैटर हो रहे हैं। आप देखते हैं कि बहुत ऐसे केसेस आते हैं, बच्चे सुसाइड कर ले रहे हैं, वो प्रेशर नहीं झेल पा रहे हैं अपने कॉम्पिटिशन्स का, रिलेशनशिप्स का, वो सारी चीज़ें हैं। तो बच्चों के लिए भी आप कुछ ऐसा एडवाइस करें जो कि उनको लगे कि उनके लिए हेल्पफुल हो, या फिर लाइफ चेंजिंग ना सही लेकिन हेल्पफुल ज़रूर हो। You know, because I have been a teacher for so long and a principal, so children are very special to me and very dear to me. And I feel very sorry जब मैं when we lose a precious life, आप पेपर में पढ़ते हो, it is actually very very traumatic. और बच्चे जो हैं हमारे ये हर जनरेशन की, अभी हम कह रहे हैं ना कि ये चैलेंजिंग टाइम में रह रहे हैं, हर जनरेशन अपने हिसाब से एक चैलेंजिंग एनवायरनमेंट में थी। अगर हम बहुत टाइम पहले बात करें तो उनके पास तो इलेक्ट्रिसिटी भी नहीं थी, कैंडल में पढ़े, जाने की सावधान पैदल ही जाते थे। तब एडजस्ट करते थे लोग। दिस इज द डिफरेंस जो मैं भी फेस किया, हम लोग भी जैसे So what I mean, though they also had challenges, हाँ, but challenges उनके थे, जो of course. challenges थे वो थे फिजिकल चीज़ों के। यू अंडरस्टैंड ना कि मेरे पास साइकिल स्कूटर नहीं है, लाइट नहीं है, शायद जूते नहीं थे, किताबें नहीं थी, right. फिजिकल था। अभी जो चैलेंज है सब कुछ है, फिजिकली सारी चीज़ें आपके पास हैं, रिसोर्सेज आपके पास की कमी नहीं है, Facilities हैं। लेकिन फैसिलिटीज़ बहुत हैं, लेकिन इमोशनली यू आर गेटिंग वीकर। वो टाइम जनरेशन थी, दे वर इमोशनली stronger. So the children, wow, they are, what challenges I look at they are facing is, firstly there is information overload. इतनी जगह से information आ रही है, आप बच्चों को उसमें से आइसोलेट नहीं कर सकते। यू कैन नॉट से कि आई कैन कीप माई चाइल्ड अवे इन अ ककून, यू कैन नॉट। बच्चे ने ज़िंदगी इसी दुनिया में जीनी है, वी हैव टू प्रिपेयर हिम फॉर दिस वर्ल्ड एंड दिस लाइफ। सो वॉट एज पेरेंट्स वी नीड टू डू इज दैट have good role models, and this go for the children. Select good role models. Role models क्या होने चाहिए आपके? People who are doing well in life. Well in life का मतलब is not they have money. Again definition goes wrong from there. People who are emotionally stable, they have contributed towards the society, they have bettered themselves, वो difficulty से निकल के भी बाहर आए हैं. So the children nowadays need to find those role models for them, चाहे वो स्पोर्ट्स फील्ड में हो। अब आप देखिए, जब हम स्पोर्ट्स मैचेस देखने जाते हैं तो आई फील जो फील्ड में क्रिकेट खेल रहे हैं, दे आर फिजिकली 100% फिट, दे आर रनिंग, they are jumping, they are doing everything because they are physically fit, because they are eating right food, they are having balanced of everything in their life, emotions are in check. और जो देख रहे हैं स्पेक्टेटर्स, वो बैठ के वहाँ चिप्स खा रहे हैं, वो वहाँ बैठे हुए हैं, बियर पी रहे हैं। सो इमेजिन what are you doing with your life? आपको क्या सीखना चाहिए? The learning is that you have to be physically fit like them. So आपका कोई भी रोल हो, मॉडल हो, वो एक पॉजिटिव रोल मॉडल होना चाहिए, and you have to work towards that. And the children should also know, please do communicate. There is no shame in asking for help. आप जो आपके वर्चुअल फ्रेंड्स हैं जो आपने बना रखे हैं सोशल मीडिया में, दे आर नॉट योर फ्रेंड्स. आई बिलीव आई वॉज रीडिंग समवेयर कि AI से भी लोग हेल्प ले रहे हैं, अभी उससे भी पर्सनल प्रॉब्लम डिस्कस कर रहे हैं. इट्स नॉट गोइंग टू हेल्प यू एट ऑल. अभी तो रिसेंटली एक खबर आई है जिसमें कि ये कहा है कि AI की मदद लेके किसी ने somebody committed suicide. Oh तो आप my सोचिए कि God. हम किस तरफ जा रहे हैं. So sad, so sad. So the children should know that the virtual world is different. और बच्चों को कौन बताए? उनके पेरेंट्स. So I will give you an example. There was a lady, I went to a library in Mao and मैं बुक लेने गई तो वहाँ मैंने पूछा, ऐसे मजाक में पूछा भी, कोई लोग आते हैं बुक्स पढ़ने? बोलते कि मैम एक कपल बैठा था, मतलब एक मदर एंड अ सन वे सिटिंग देयर एंड शी वाज अ यंग मदर. बच्चा आई थिंक 6-7 ईयर्स का था. बोलते मैम ये रोज़ आती हैं 2 घंटा, बच्चा बुक पढ़ता है, वो बुक पढ़ती है. तो शी हैज़ ऑलरेडी सेट अ गुड एग्जाम्पल फॉर अ चाइल्ड. सो अनटिल लेस पेरेंट्स इन्वेस्ट, अगर पेरेंट्स ही मोबाइल पे लगे रहेंगे या स्क्रीन टाइम देते रहेंगे, बच्चा भी वही कर रहा ही सीख रही. सो व्हाट आई मीन टू से इज दैट एज अ पेरेंट यू नीड टू बी अ गुड रोल मॉडल फॉर योर चाइल्ड. एंड फॉर द चिल्ड्रन आई ऑल्सो टेल देम दैट बेटा लाइफ तो आपकी शुरू होनी है, अभी शुरू भी नहीं हुई है. सो चैलेंजेस विल कम, बट यू नीड टू कम्युनिकेट, यू नीड टू हैव गुड फ्रेंड्स इन योर लाइफ. You must talk to your parents, talk to your teachers, talk to your counselor, discuss whatever is coming in your mind. They will give you some advice which you may like, you may not like.
you'll find something else. But don't rely too much on the social media. Social, you should be able to switch off from the social media. वो आपकी लाइफ के अंदर इतना ना आ जाए कि वही आपकी ज़िंदगी बन जाए, ठीक है ना? So that is something which I feel the children should there. And basically, hard work and honesty, I've always said, these are the two pillars. You have to be hardworking and honest in everything. अपने लिए भी, अपने करियर के लिए भी, अपने पेरेंट्स के लिए भी, अपने रिलेशनशिप्स के लिए भी. These are only two mantras which work. That is hard work and honesty. If you're not honest with yourself, आप कुछ भी, आप you want to diet, you want to lose weight, but you're eating, all the junk food. How do you lose? You're not being honest to yourself. You want to go exercise, but you're not going. You're not honest. So and you have to work hard. So honesty and hard work are the two pillars which I always say which will take you way. बहुत simple है life. Complicate नहीं करो different words के साथ, and learn to communicate with right people. परफेक्ट. सो थैंक यू सो मच, आप आई, आपने इतना सारा वक्त जो है वो निकाला और इतनी सारी चीज़ें शेयर की जो कि बहुत सारे लोग जिसके बारे में नहीं जानते हैं. जो मुझे लगा कि जो सबसे ज़्यादा इन्जॉय मैंने किया इस पॉडकास्ट को ये किया कि बहुत सारी चीज़ें मुझे भी नहीं पता थी इससे पहले, और बहुत सारी चीज़ें जानने को मिली, समझने को मिली. और सबसे अच्छी बात यह है कि आपने हमारी जो यूथ है उसके लिए भी एक बहुत काम का मंत्र दिया है. सो एक बार फिर से तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया. Thank you so much for inviting me, Priyanka.